बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा और मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार। मैं हूँ आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से होंगे। कलर डिफरेंट आ रहा है इसका, पता नहीं, मतलब ये स्क्रीन का कमाल है, मतलब ये लेकिन स्क्रीन का we कमाल। tried our best to match things up, but costumes, ये जो tie और my dress। कॉस्ट्यूम सुन आ गए मुझे फौरन वो सर्कस वाले याद आ गए। करतब दिखाते हो यहाँ से उड़ते उड़ते हम आते हैं रस्से फैला के। समझ गए। अच्छा, बहरहाल बात दरअसल ये है, मैं अशफाक सत्ती सदफ अब्दुल जब्बार आपको एक बार फिर से सलाम अर्ज करते हैं। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। बात कर लेते हैं पहले क्रिकेट की। आज मैच होने जा रहा है डू और डाई। आप देख रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर सुबह से बुलेटिन में, रात से बल्कि ये सिलसिला चल रहा है टीम की सपोर्ट के लिए। और आप ये देखें कि 1-1.5 हफ्ता पहले हमारी टीम नंबर 1 टीम थी। नंबर 1 भी नहीं, नंबर 1। ठीक है, उस वक्त सब अच्छा था, रावी चैन ही चैन लिख रहा जब था। नंबर 1 थी तो नंबर 1 थी। फिर उसके बाद अच्छा, मैं यही सोच रहा था कि इस कॉन्फिडेंस के साथ अगर हम वर्ल्ड कप में जाएंगे तो बड़े बुरे जो है वो बेआबरू होके कहीं ना निकले, लेकिन सूरत हाल जो है वो चेंज हुई। एक वनडे 2 दिन में खेला गया। बारिश ने आपको साइकोलॉजिकली बहुत मुतासिर किया भाई, बहुत सारा प्रेशर होता है। हाँ, उसके बाद जो रन्स का पहाड़ खड़ा हो गया और आपको लगा कि जी हमने जो टॉस जीत के फैसला किया, इट वेंट रॉन्ग। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। 5 चेंजेस हैं टीम में। हारिस कमिंग इन, ठीक है, मोहम्मद जमान खान इज इन। अच्छा, फखर इज ड्रॉप्ड। उनकी फॉर्म जो है वो आपको पता है कि इश्यूज चल रहे थे, तो उन्हें रेस्ट दिया गया है। तो अब्दुल्ला शफीक वाज देयर एज वेल, तो उनको भी खिलाया जा सकता था, लेकिन मौका दिया गया हारिस को। एक चीज अशफाक बताएं, क्या ये बात ठीक है, मुनासिब है कि जब मैचेस हो रहे हैं ड्यूरिंग द टूर्नामेंट आप इस तरीके से मेन प्लेयर्स को पुल आउट कर दें? हाँ, इट्स टोटली फाइन, दुनिया भर में होता है। आप ये देखें, इंडिया की मिसाल ले लें। नहीं तो जिन्हें रिप्लेस किया है वो फॉर्म में है। जी, लेट्स सी। अच्छा, मैं इसीलिए कह रहा था कि हारिस की जगह अगर अब्दुल्ला शफीक को मौका दिया जाता, ही वुड हैव बीन अ बेटर चॉइस, लेकिन बहरहाल उनकी मर्जी है। बाकी यह है कि केएल राहुल की मिसाल हमारे सामने है ना, इतने अरसे बाद क्रिकेट में वापसी हुई, जिस प्लेयर की जगह हुई। आई डोंट नो उनको जी, पता नहीं क्या, वो जब पाकिस्तान के खिलाफ मैच होता है तो कुलदीप भी चल जाता है, केएल राहुल भी चल जाता है, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। टॉप स्टोरीज। और हमारे बाबर सबके खिलाफ चलते हैं, इंडिया के खिलाफ नहीं चलते। बाबर को कुछ नहीं कहें, टॉप स्टोरीज। मुल्क में नया सियासी महाज खुल गया। सदर ने आम इंतखाबात की तारीख तजवीज़ कर दी। इलेक्शन 6 नवंबर 2023 तक होने चाहिए। सदर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। साबिक विफाकी वजीर इत्तलात मोहम्मद अली दुरानी कहते हैं कि मुश्किलात का शिकार पीटीआई वाले मफाहमत चाहते हैं। आइंदा चंद दिनों में सदर मुमलिकत की जानिब से मामलात आगे बढ़ाने के लिए काम होगा। और मुल्क भर में बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयां करने वाली सरकार के सरकारी इदारे अरबों के नादहिंदा निकले। वजारत बिजली के जिम्मे भी लाखों रुपए वाजिबुल अदा। आइस्को ने 70.5 अरब रुपए से जायद नादहिंदगान की फहरिस्त जारी कर दी। हम कोई बड़ा टूर्नामेंट खेल रहे हो और ऐसा ना हो कि अगर ये हुआ, अगर ऐसा हो गया, अगर यूं हो गया तो फिर ऐसे, तो फिर यूं, तो पॉसिबल, फिर मजा नहीं आता। हाँ। ये हमारी तरफ से ना एक मैंडेटरी, अगर मगर वहां हिसाब किताब दुआ। हाँ, पूरे मुल्क में अगर मगर की सियासत भी होती है तो खेल के मैदान में क्यों नहीं। अब जी हुआ क्या है, हुआ यह है कि आज पाकिस्तान अपना इंतहाई अहम मैच खेलने जा रहा है। इतना अहम मैच कि अगर आज का मैच हमने नहीं जीता तो फिर श्रीलंका बिकॉज ऑफ देयर रन रेट, बेहतर रन रेट, वो चला जाएगा। और बारिश हो गई अगर, और रन रेट उनका बेहतर क्यों है? क्योंकि उन्होंने जीते हैं वो लोग, क्योंकि हमने 128 रन बनाए थे। हमने जो जितने रन से हम हारे हैं ना, उसने भी बड़ा बेड़ा गर्क किया हमारे रन रेट का। और अगर आज बारिश हो गई तो फिर तो 1-1 पॉइंट होगा, तब भी हम नहीं जा सकेंगे। अशफाक ऐसे ही है जी, ऐसे ही है। बारिश हो गई, 1-1 पॉइंट मिल गया, तब भी हम वॉश आउट हो जाएंगे। तो हमें चाहिए, हम इज्तिमाई दुआ करें कि अल्लाह मियां आज बारिश ना हो, बारिश ना हो। और जो हमारे प्लेयर्स हैं, मिसाल के तौर पर वसीम जूनियर, ही इज़ अ गुड प्लेयर, अल्लाह करे कि वो अच्छा परफॉर्म करें। फिर उसके साथ जमान खान, उनका ओडीआई डेब्यू हो रहा है, स्लिंगी एक्शन है जस्ट लाइक लसित मलिंगा। तो श्रीलंका में भी एक प्लेयर है, उनका भी ऐसे स्लिंगी एक्शन है, तो अच्छा एक मैचअप होगा। फिर सऊद शकील को टीम में लिया गया है, क्योंकि आपको पता है कि वो आगा साहब का जो है वो उनको बॉल लगी थी चेहरे पे,
उसके बाद ही वोंट बी एबल टू प्ले। अच्छा, हम चेंजेस की बात करें थे, हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी जो बारिश की वैसे प्रेडिक्शंस कुछ पता है, आइडिया है? अच्छा, इसके अंदर टीम के वो दिए हुए भी है ना तब्दीलियों के हवाले से, जिस तरह से सलमान आगा, फखर जमान, फ़हीम अशरफ, राना साहब, यानी कि फ़हीम अशरफ साहब वो भी नहीं खेल रहे, और नसीम शाह और हारिस रऊफ फाइनल 11 में शामिल नहीं है। शोल्डर इंजरी है जी नसीम शाह को, अल्लाह ताला सेहतियाब करे। हारिस रऊफ को भी एक मतलब हैमस्ट्रिंग का कुछ मसला था। अब अच्छा, एक रूमर मैंने सुनी थी, बिकॉज सोशल मीडिया पे बहुत कुछ आ रहा होता है, जरूरी नहीं है कि सब सच हो। ये खबर थी कि जनाब ये बिकॉज ऑफ दीज चेंजेस अप्रोच किया गया मोहम्मद आमिर को और कौन से इमाद को, बट दे रिफ्यूज। आई थिंक दिस इज नॉट राइट। आई डोंट थिंक सो। ऐसी कोई चीज होती तो मतलब जाहिर है कि सर्कुलेट होती। कुछ लोग इस हवाले से जाहिर है बात जरूर कर रहे हैं, कुछ लोग इस पर मतलब ये है कि कोशिश कर रहे हैं कि लिया जाए। तो हमारे भाई साथी एंकर पर्सन और तजियाकार भी हैं नजीबुल हसनैन साहब, स्पोर्ट्स की दुनिया के एक्सपर्ट हैं, उनसे जरा बात कर लेते हैं। भाई गुड मॉर्निंग टू यू, बाखबर सवेरा में खुश आमदीद। सुबह सवेरे उठा दिया हमने आपको। सुबह सवेरे हमने आपको उठा दिया, आप हमें शो में नहीं बुलाते, हम आपको बुला रहे हैं। तो ये बताइए कि ये जो टीम में चेंजेस किए गए हैं, मैंने शुरुआत से कर लेते हैं, हारिस की जगह अब्दुल्ला शफीक मुझे लगता था बेहतर ऑप्शन होता, आपका इस हवाले से तज्जिया क्या है? सबसे पहले वेरी गुड मॉर्निंग टू यू गाइस, और आप लोगों को सलाम है, आप डेली ये काम करते हैं सुबह सुबह उठ के। अच्छा, सबसे पहले तो मैं अग्री करूंगा अशफाक 100% आपके साथ, क्योंकि जिस तरह की ये पिच है, जो ये विकेट है, इसके ऊपर somebody like अब्दुल्ला शफीक would have worked much better, क्योंकि ये टाइम लेने वाली पिच है। ये पिच ऐसी है जो बाबर को सूट करती है, जो इमाम को सूट करती है, जो सऊद शकील को सूट करती है, उसी तरह अब्दुल्ला शफीक को ज्यादा सूट करती। दिस इज व्हाट आई फील। हारिस एक एक्साइटिंग प्लेयर है, तेज खेल सकते हैं, टेम्पो गेम का चेंज कर सकते हैं, बट लेट्स सी वो इसमें कितना कामयाब होते हैं कोलंबो जैसी जगह में, और जिस तरह की पिचेस यहाँ बन रही हैं। बारिश का अमल दखल मैच में रहेगा ऑब्वियसली, लेकिन मुझे लगता है कि क्रिकेट हो जाएगी, गेम हो जाएगा। आज बारिश की वजह से वॉश आउट वाला सीन मुझे नहीं नजर आ रहा, बट इससे हमेशा की तरह इस बार भी हमें ये रियलाइज करना चाहिए कि कोई भी गेम इतनी बुरी तरह ना हारे कि एक मैच से आप बाहर हो सकते हो। देखिए, पाकिस्तान को 356 में, पाकिस्तान को क्या अशफाक, आपको भी इस बात का आइडिया होगा, सदफ को भी आइडिया होगा कि जब 356 बन गए ना 10 ओवर में, आपको पता चल जाता है कि आप जीत के लिए जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। भाई, हमें जब टीम मैदान में उतर रही होती है ना, तो उस वक्त ही देख के अंदाजा हो जाता है कि उनका माइंडसेट क्या है इस वक्त। उसी से नहीं, मैं सीरियसली, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान शुड हैव गॉन फॉर 250, 280, कुछ तो ऐसा कर लेते ना, तो इतनी बुरी पोजीशन में नहीं आते। आप 228 रन से जो हारना है ना, उसकी वजह से आपका नेट रन रेट बहुत नीचे चला गया और आपका मोराल बहुत डाउन हो गया, और वो जो नंबर 1 टीम वाला वो एक था ना, अब वो आप उससे बाहर निकल आए, क्योंकि बहुत सारे फ्लॉज हैं और बहुत कम। मैं विक्रांत गुप्ता की ट्वीट पढ़ रही थी, उन्होंने कहा एक दिन आपकी टीम ने बुरा खेला और यू गाइज आर सो हार्श ऑन योर टीम, लाइक सो हार्ड ऑन योर टीम। सो दूसरे तो इस तरह एनालाइज करें, हमें ज्यादा तकलीफ हुई जा रहा है, हम मैच हारे हैं तो हम फिर हमें लगता है हमारा राइट भी है अपनी टीम को सुनाने का। तो डू यू एग्री विद दैट कि हम ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं अपनी टीम को बिकॉज ऑफ द मैच जो कि 2 दिन पे चला गया? कभी विक्रांत गुप्ता की यूट्यूब पे उनकी टीम के हवाले से गुफ्तगू सुन लिया करें, तो आपको लगेगा कि हम तो कुछ भी नहीं कह रहे। और देखिए, हम जो पॉइंट कह रहे हैं ना, वो हम उस वक्त भी कह रहे थे जब पाकिस्तान नंबर 1 था और पाकिस्तान जीत रहा था, कि आप जिन टीमों से खेले वो कमजोर टीमें थी, आप जिन बड़ी टीमों से खेले उनके मेन प्लेयर्स नहीं थे। तो जब आपने एक्चुअल इंग्लैंड, जिस तरह की क्रिकेट कल इंग्लैंड खेल रहा था अगेंस्ट न्यूजीलैंड, इंग्लैंड हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गई, और फिर तीसरे नंबर पे इंडिया, ये तीनों टीमों से जब फुल स्ट्रेंथ टीम से आप मुकाबला करेंगे तो आपकी जो फ्लॉज हैं वो एक्सपोज होंगे, जो कि हुए। देखिए, एक चीज है, अगर आप क्रिकेट जरा सी भी समझते हैं तो आप ये सोचेंगे कि शाहीन ने अगर अर्ली ऑन विकेट नहीं ली तो पाकिस्तान का प्लान बी क्या है? देयर इज नो प्लान बी। आपके मिडिल ओवर्स में आपके स्पिनर्स आपको विकेट नहीं लेके दे रहे हैं, तो ये एक और चीज भी है नजीब, परेशानी की बात। नजीब, एक और भी चीज है कि आपने इंटेंट बेसिकली हमारे लिए जो मैटर करती है। एक तो ये है कि अब क्रिकेट देख देख के आप थोड़ा सा फोर्सी भी कर लेते हैं, एक तो इंटेंट नजर आनी चाहिए। मैच भले आप हार जाएं, इंटेंट किस में नजर आई? थोड़ी बहुत हमें सलमान अली आगा में नजर आई थी, द काइंड ऑफ शॉट्स ही वाज प्लेइंग, जब तक वो शुरू में आके रोटेटिंग द स्ट्राइक एटसेट्रा एटसेट्रा। और दूसरी इंटेंट मुझे नजर आई शाहीन शाह अफरीदी में, जो आते ही उन्होंने छक्का मारा था।
बाकी किसी प्लेयर में वो एक होता है ना कि यार थोड़ा सा लेके चले, इंक्लूडिंग फखर। हालांकि मैं दुआ कर रहा था कि जितनी बॉलें फखर जमान खेल चुके हैं अल्लाह करे कि वो अब मतलब बड़ा स्कोर कर जाएं, क्योंकि बड़े प्लेयर से डर लगता है। बस फखर जमान की फॉर्म जो है ना वो बहुत ही वरीइंग साइन है, बिकॉज ही समबडी जो कि इस टीम के साथ ना बहुत अच्छे से सेटल होते हैं। कोई एक बंदा आपको एट द टॉप तेज खेलने वाला चाहिए, लेकिन फॉर्म बहुत खराब है। तो आई होप उनकी फॉर्म बेहतर हो जाए। अब तो वो ड्रॉप है, 5 चेंजेस हैं टीम में। जो आप इंटेंट की बात करें ना, जब तक आप सलमान अली आगा पे पहुंचे थे तब तक इट वाज अ लॉस्ट कॉज, तो उससे फर्क कुछ नहीं पड़ रहा था। और दूसरा ये कि पाकिस्तान ने ना जैसे हथियार ही डाल दिए थे। देखिए आप अगले दिन ही श्रीलंका का मैच हुआ था, 90 पे उनके 4 आउट थे, उसके बावजूद स्लिप थी, यानी इंडिया ने अटैकिंग क्रिकेट रखी रही। और उसका एंड में क्या हुआ कि ऐसा लग रहा था एट वन पॉइंट कि ये जीत जाएंगे मैच। ऐसा क्यों है कि हम शुरू में ही 4 ओवर 5 ओवर बाद अगर हम देखते हैं विकेटें नहीं गिर रही हैं, वहां से धड़ाधड़ रन्स बन रहे हैं, हम भी हथियार डाल देते हैं, तो वाई ये इस साइकोलॉजी को कैसे चेंज किया जाए? यही तो चीज है जो नंबर 1 वाली जो हम बात कर रहे थे ना, वो उस टाइम पे आपकी ये चीजें टेस्ट नहीं हुई। ये टेस्ट अब हो रही है बहुत लेट जाके, तो इस वजह से आपको एहसास हो रहा है कि अच्छा ये फ्लॉस तो हमारे हैं। मुझे थोड़ा अफसोस होता है, तो पाकिस्तान टीम के फैंस है ना, वो भी यही बातें कर रहे हैं, यार एक मैच में आप इतना बोलना शुरू हो गए सारे के सारे। ये हम कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, दिस इज क्योंकि हमारे पास बहुत कम वक्त रह गया है, तो हमको जल्दी आइडेंटिफाई करना है। नजीब के वी आर क्लूलेस एज ऑफ नाउ। जो टीम अनाउंस की गई है, जिस तरह से अनाउंस की गई है, अब हमें पता लगा कि हमारा स्पिन डिपार्टमेंट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप शादाब को स्पिनर कहेंगे, शादाब तो अभी भी हमारा भाई जो है वो ही इज इन द आइडेंटिटी क्राइसिस, कि वो बॉलर है जो बैटिंग कर सकता है या बैट्समैन है जो बॉलिंग कर सकता है। और जिस तरह से रन को कंसीड करते हैं, मैं यहाँ पे ना इससे बिल्कुल इख्तिलाफ करूंगा। ही इज अ ग्रेट यूटिलिटी क्रिकेटर। यूटिलिटी क्रिकेटर क्या होता है कि वो बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग हर चीज से अपनी प्रेजेंस शो करता है। बट ऑलवेज रिमेंबर दैट्स इन T20। वनडे में उन्होंने बड़ी ऑपोजिशन के खिलाफ क्रूशियल टाइम पे विकेट्स नहीं लिए। तो ये चेंजेस सून, हाँ, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं है। तो आज भी आपने जो टीम बनाई है उसमें व्हाई नॉट उसामा मीर, वो क्यों नहीं है? वो आप साथ लेके गए हो, अब आपके पास वक्त कम है तो ट्राई उसामा मीर। आप, मैं कहता हूँ शादाब को भी खिलाएं, उसामा मीर को भी खिलाएं, बहुत जगह थी यहाँ पे। आप रिजवान को भी ऊपर भेज सकते थे। मुझे तो हारिस की इंक्लूजन इस तरह की कंडीशन में इन वनडे फॉर्मेट नहीं समझ में आ रही। अगर वो कुछ कर जाएं ये बहुत अच्छी बात है, मेरी बेस्ट विशेस उनके साथ है, बट एज ऑफ नाउ मुझे नहीं लगता कि ये तो कोई सेंसिबल अप्रोच। इसके बाद जो हमारा कॉम्बिनेशन है नजीब, तो अब आप क्या समझते हैं कि व्हाट कुड बेस्ट बी, मतलब हाउ वी कैन यूटिलाइज देम बेस्ट? टॉस जीतें तो क्या ऑप्शन लेना चाहिए, क्या करना चाहिए आज हमें? देखिए इस सब कंडीशन के हिसाब से आपने देख लिया है, अंडर लाइट्स बॉलिंग बहुत अच्छी हो जाती है। अंडर लाइट्स, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान अगर बाद में बॉलिंग करा रहा होता तो वो इंडिया की तरह हमको 128 पे आउट कर देता, लेकिन आउट कर देता। अगर पाकिस्तान, क्योंकि टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने टॉस को ना ये नहीं देखना कि आप क्या चाह रहे हैं या आपकी आइडियल सिचुएशन क्या है। एक और चीज एक और चीज ये है कि जिस तरह के मुख्तलिफ वो चल रहे होते हैं ना, सीजन वगैरह चल रहे होते हैं इंडिया में, हम देखते हैं वो बिग बॉस चल रहा होता है, वहाँ पर लंदन वगैरह में भी, यहाँ पर हमारा तमाशा चल रहा होता है, तो वहाँ अंदर चले जाते हैं तो किसी से कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पाती। क्या मैदान में भी, ग्राउंड में भी ऐसे ही होता है कि कोई बाबर आजम ज़ाहिर है जो स्क्रीन के इस पार या उधर बैठ के देख सकते हैं चीज़ें, हो सकता है वो ना देख पा रहे हो, तो कोई कम्युनिकेशन होती है उस पर कैप्टन से, मैनेजमेंट की? देखिए मुझे एक बात बताइए, ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है। क्या मैसेज भिजवाना अंदर मुश्किल काम है? क्या ये कहना कि भाई स्लिप ऐड कर लो, विराट कोहली के पीछे एक स्लिप मिस हुई है, मैं वही आपसे कह रहा हूँ ना, आपको शुरू से शाहीन से ही रखनी चाहिए थी। आपके पास स्लिप नहीं है, आपकी अटैकिंग क्रिकेट नहीं हो रही, आप घबरा क्यों रहे हो, ये मैसेज अंदर भिजवाने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जब आपका डायरेक्टर, टीम डायरेक्टर इज नॉट इन कोलंबो, अच्छा, तो फिर तो ऐसे ही होगा ना, वो वहां थे ही नहीं, वो अपनी काउंटी टीम के पास चले गए थे। तो कहने का मतलब ये है कि आप, अभी हम उस दिन मजाक में ये कह रहे थे कि पाकिस्तान का बैटिंग कोच इज एंड्रयू प्यूटिक, लोग उसका नाम भी नहीं जानते, एक वनडे मैच खेले हुए हैं वो। तो आपने मतलब जी उन्होंने कहा था, ये कौन थे जिन्होंने कहा जी ये जो हम हारे हैं ये इसे तोहफा समझना चाहिए? ये हेड कोच है, ग्रैंड ब्रैडबर्न, ये हेड कोच है, और इन्होंने ये बड़ी मजाक की स्टेटमेंट दी है
कि ये तोहफा कोई जरूरी नहीं था सीखने के लिए, आप वैसे भी सीख सकते थे। 228 रन से हार आपके लिए एक नाइटमेयर है। अब यहाँ से पाकिस्तान के लिए खड़ा होना भी बड़ा मुश्किल है ना, कि आप संडे तक तो आप नंबर 1 टीम थे और आपका लग रहा था कि आप यू आर इजीली थ्रू टू द सेमीफाइनल्स ऑफ द वर्ल्ड कप। एशिया कप तो रास्ते में है, ऐसी ये फीलिंग आ रही थी। और अचानक से आप जो है कह रहे हैं ये तो गिफ्ट था। 228 रन से हारना एक बहुत बड़ा डेंट है। Exactly. रात को सीरियसली रात को नींद नहीं आ रही थी उस दिन। मेरी बात सुनो। दूसरा जो कंपैरिजन कर रहे टीवी थे, नहीं आई देखा जा रहा था। होप नजीब, मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह करे कि हम जीत जाएं और बाबर आजम को मौका मिले टू परफॉर्म अगेंस्ट द इंडियंस एज वेल, बिकॉज मैं जो रिकॉर्ड देख रहा था he hasn't at all 48 हाईएस्ट है अगेंस्ट इंडिया। एक 50 भी नहीं बनाई। अगर आपके और इंडिया विराट का के रिकॉर्ड खिलाफ सेंचुरी नहीं है। लास्ट से पता नहीं 2012 में 180 ऑड भी पाकिस्तान के अगेंस्ट मारा था। तो इस बारे में देखिए मैं आपको एक बात बताऊं ना, इट्स हाई टाइम कि हम कंपैरिजन सही तरीके से करें, क्योंकि अगर आप विराट कोहली की बात करेंगे ना, तो मैं उनकी ग्रेटनेस के बारे में आपको ये बताऊं कि जब उन्होंने 100 किए तो उसमें से 35 सिर्फ बाउंड्रीज के थे। ही मेड डबल्स एंड सिंगल्स थ्रू आउट। सही है, तो अ लॉट डिपेंड्स ऑन योर फिटनेस। ग्रेटनेस में फिटनेस का कितना अमल दखल है, बिल्कुल ये आपके सामने है। तो वो तो खैर हम बहुत जल्दी कंपेयर करना शुरू हो जाते हैं। देखिए ओवरऑल अगर थोड़ी सी स्टैट पे बात कर लें, 155 मैचेस हुए हैं श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान। 92 पाकिस्तान जीता है, 58 श्रीलंका जीता है। तो क्लियरली हम श्रीलंका से बेटर साइड है, बट वी हैव अंडर परफॉर्म्ड इन एशिया कप लाइक एनीथिंग। आपके पास दूसरी एग्जाम्पल नहीं मिलती। तो 10 मैचेस जो हैं वो श्रीलंका जीता और सिर्फ 4 पाकिस्तान जीता है। तो एशिया कप में हमने बहुत बुरी तरह परफॉर्म किया है। हम उन श्रीलंकन टीमों से भी हारे। बहरहाल नजीब, हम ऑफ द कैमरा इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे जब आप तशरीफ लाएंगे, या मैं रुक जाऊंगा। जी जरूर। तो अभी फिल वक्त हम आपसे जानना चाहेंगे। थैंक यू मच फॉर बीइंग विद अस। और बात यही है भाई कि ये अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह रहम करे, और दुआओं की शदीद जरूरत है। बाबर आजम हम आपके साथ हैं, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी आपके कंधों पे। चलें आप स्टार्ट करें श्रीलंका के अगेंस्ट परफॉर्म करने से। यू आर टेक्निकली वेरी साउंड कन्वेंशनल बैट्समैन। हम देखना चाहते हैं आपको खेलते हुए, हमें अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। तो आज जी मैच की बात तो हो रही है, अब इलेक्शन के मैदान की तरफ चलते हैं, वहां का रुख कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो सियासी मैदान है उसमें भी कोई ना कोई मैच, वनडे, T20 टेस्ट मैच चलता रहता है। और जो एक टेस्ट मैच है जी वो है इलेक्शन की तारीख का। वो जो चला आ रहा है, जो पंजाब और KP असेंबलियां तहलील हुई उसके बाद से कल क्या हुआ, कल ये हुआ जी कि सदर पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर सजेस्ट कर दी, यहाँ पे मैं वर्ड सजेस्ट जरूर यूज करूंगी। उन्होंने जी कहा कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने जो डेट दी, कहा कि नॉट लेटर देन, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा है 90 डेज, तो उन्होंने 6 नवंबर मंडे का दिन पड़ेगा। उन्होंने कहा इस दिन इलेक्शन करा देने चाहिए। जबकि सदर पाकिस्तान की जानिब से यह भी जो इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा गया है उसमें कहा गया है कि गो के ओपिनियन बड़ी डिफरेंट है सबकी, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हो, खुद इलेक्शन कमीशन की। लेकिन आखिर में उन्होंने कहा कि फिर ऐसा करते हैं कि हम चलते हैं सुप्रीम कोर्ट और ये मामला वहां पे सेटल कर लेते हैं। जी, बड़ी अच्छी बात की सदर साहब ने। और इस हवाले से आप उनका वो पुराना लेटर याद करें, जी मुझे जब उन्होंने बकायदा तौर पे कहा था जी कि फला तारीख को होनी चाहिए पंजाब असेंबली के तहलील के बाद जो उन्होंने डेट दे दी थी इलेक्शन की, तो वो बड़े डिसाइसिव थे वहां पर। यहाँ पे उनकी टोन थोड़ा मुख्तलिफ। बिल्कुल जी, जाहिर है अब काफी इस पर रिएक्शन भी सामने आया है। और फिर जाहिद खान साहब जो कि ANP के रहनुमा हैं, कहते हैं कि PDM इत्तेहादी हुकूमत की बदनीयती से इलेक्शन में ताखीर हुई, CCI को मरदमशुमारी नोटिफाई नहीं करना चाहिए था। फिर फारूक सत्तार साहब ने भी इस पर अपना नुक्ता नज़र दिया, तो ज़रा आपको दिखाते हैं, सुनवाते हैं। बल्कि सुप्रीम कोर्ट या अदालतों में ले जाना, अपनी दाढ़ी किसी दूसरे के हाथ में देना है। इलेक्शन कमीशन इस खत का जवाब पहले दे चुका है। बिल्कुल इलेक्शन डिले नहीं होने चाहिए, इलेक्शन अपने बिल्कुल वक्त पे होने चाहिए। सदर साहब ने ये खत नहीं लिखा, बल्कि सदर साहब बिला वजह की खप डाल रहे हैं। उन्होंने काफी मामलात में गैर जानिबदार रह के अपनी एक साख को कायम रखा है, लेकिन जबरदस्ती अपनी अहमियत को जताने के लिए वो जाते जाते अपनी इस गैर जानिबदारी को खत्म करना चाहते हैं। तो ये उनकी मर्जी, लेकिन मेरे ख्याल में कतई नामुनासिब रवैया है उनका। न आइन में इसकी गुंजाइश है, न कानून में। सदर मुमलकत ने तो कभी अपना मनसब गैर जानिबदार इस्तेमाल नहीं किया। हमेशा के लिए उसने PTI के कारकुन की हैसियत से काम किया है। हम खुद भी इलेक्शन 90 दिन में चाहते हैं, लेकिन सदर मुमलकत 1-1.5 महीने के बाद उसको होश आया कि उसने लेटर लिखा। हम समझते CCI का मीटिंग उस वक्त नहीं होना चाहिए, उस हुकूमत की बदनीति थी, इस वजह से ये इलेक्शन डिले हो गई।
चलें जी, तो आपने ये देख लिया कि क्या रिएक्शन सामने आया है और आम इंतखाबात के हवाले से जिस तरह से बात की जा रही है, तो इस पर गुफ्तगू कर लेते हैं और मजीद हम भी बात कर रहे हैं आपस में। हम भी गुफ्तगू कर रहे हैं। अच्छा, वैसे एक बात है, हाँ, पूछे पहले ये है कि चलें पहले हम जरा तस्करा कर लेते हैं। कल एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई हमारे न्यूज चैनल पे जी। साबिक विफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी, उनका बड़ा इंटरव्यू इस वक्त वायरल हुआ है इस सेंस में कि उन्होंने बड़ी अहम बातें बताई हैं और कहीं से एक ऐसी उनकी बातों से झलक नजर आई कि मामलात आगे बढ़ सकते हैं। दुरानी साहब कहते हैं जी, मुश्किलात का शिकार जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों से मुराद उनकी वो है जो अभी तक पीटीआई का हिस्सा है, कि वो मफाहमत चाहते हैं और सदर अलवी से उनकी मुलाकात हुई है। यानी हमने उसकी तस्वीर भी देखी थी जब सदर से मुलाकात हो रही थी दुरानी साहब की। इसके बाद सदर मुमलिकत की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई तो ये भी खबर सामने आई थी। हालात में बेहतरी आ गई, ये कहना है दुरानी साहब का। उन्होंने इस खुसूसी इंटरव्यू में कहा कि आइंदा चंद दिनों में सदर मुमलिकत की जाने से मामलात को आगे बढ़ाने के लिए जी काम होगा और सबसे ज्यादा चेयरमैन पीटीआई को वो जानते हैं, उन्हें पता है क्या करेंगे। यानी दुरानी साहब जानते हैं, कहते हैं जब चांद निकलेगा तो सब देख लेंगे। तो साबिक वजीर इत्तलात मोहम्मद अली दुरानी साहब, जिनका आप इंटरव्यू देख रहे थे, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गुफ्तगू करने के लिए। थैंक यू सो मच मोहम्मद अली दुरानी साहब फॉर ज्वाइनिंग अस एंड बाखबर सवेरा में खुशामदीद। ये आपकी गुफ्तगू हुई और उसके बाद आपने कहा कि उनकी मुलाकात भी हुई आर्मी चीफ से और हालात में बेहतरी आ गई। अब ये जो उनकी जानिब से एक तजवीज़ दी गई है, जाहिर है कि पहले तो कहा जा रहा था वो तारीख देना चाहते हैं, लेकिन अब जो तजवीज़ दी गई है तो उनकी कोई मजबूरी थी कि उन्होंने कहा कुछ और नहीं कर सकता तो तजवीज़ दे देता हूँ। तजवीज़ तो आप भी दे सकते हैं, मैं भी दे सकता हूँ, कोई भी तजवीज़ तो कोई भी दे सकता है, वो बाइंडिंग नहीं होती। तो लेकिन वो ज़रूरी था आपकी नज़र में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, बात असल में यह है कि उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो उनका पोजीशन है, उस पोजीशन पे रहते हुए वो जो भी इकदाम करेंगे डेफिनेटली इन रिस्पॉन्स टू हिज पोजीशन ही करेंगे। और ये बात भी एक हकीकत है कि इस वक्त जो भी कुछ उन्होंने किया है उसमें उन्होंने पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस लिया है कि कम से कम टकराव की कैफियत में उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की है और कन्फ्रंटेशनल पाथ नहीं लिया। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है उसमें हमें से हर फर्द को, जो भी किसी पोजीशन पे हो या जो किसी पोजीशन को डील कर रहा हो, उसमें अना और बहुत बाय द बुक के बजाय बाय द रिजल्ट हमें मूव करना चाहिए। इस वक्त हमारी ज़रूरत ये है कि हम मुल्क के अंदर जमहूरी अमल को जारी रख सकें, इलेक्शंस को करवा सकें और इलेक्शन के नतीजे में अवाम की मर्जी की हुकूमत को वजूद में लाया जाए। तो मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त ख़त लिखा गया है उसके नतीजे में भी वही कुछ होगा जो अदरवाइज डेट की सूरत में भी होना था। 5 दिन आगे और 10 दिन पीछे, मैं बहरहाल मेरी इसके बारे में एक मुख्तलिफ राय है शुरू से। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन होने चाहिए और इलेक्शन होना इस वक्त की ज़रूरत है। अच्छा दुरानी साहब, एक चीज और, आपने जैसे खुद भी कहा कि कन्फ्रंटेशन की सियासत नहीं हुई और मामलात ऐसे ही बढ़ने चाहिए। आपने अपने इंटरव्यू में भी कहा था कि सदर साहब की जानिब से मामलात आगे बढ़ाने के लिए बहुत जल्द काम होगा। तो आप इसको इसी तरह देखते हैं जो जिस तरीके से डेट उन्होंने सजेस्ट की, और क्या इलेक्शन मैं बिल्कुल यही देख रहा हूँ कि उन्होंने जो पिछले तकरीबन आप समझें कि 12-10 दिनों में उनकी जितने भी इकदामात हैं, उन इकदामात के अंदर, उनके रवैये में और उनकी अप्रोच के अंदर एक रिकन्सिलिएटरी जो एक पैटर्न आया है, उस पैटर्न की वजह से स्ट्रेसेस कम हो रही हैं और लीगल रिक्वायरमेंट्स भी जो जिसके हो। देखिए, कानून जो होता है उसके बारे में हमेशा 2 आरा होती हैं, 2 वकला होते हैं, वो एक ही केस को अपने अपने आर्गूमेंट से लड़े होते हैं। तो इस लिहाज से ये तो गुंजाइश मौजूद होती है, लेकिन उन्होंने कानून और आइन के और जो जमहूरियत के तकाजे हैं उनको आगे बढ़ाते हुए उन्होंने इस सारे अमल के अंदर आगे बढ़ने के रास्ते को यकीनी बनाया है। और यही उनकी सबसे बड़ी जो है, मैं समझता हूँ कि वो है खूबी है। दुरानी साहब, ये जो खत उन्होंने लिखा है बेसिकली उस पर सियासी जमातें भी तनकीद कर रही हैं। अब जब आप कह रहे हैं कि एक तो 2 चीजें होती हैं, एक तो टकराव हो ही ना, और एक आपने फरमाया कि कम से कम टकराव। तो ये जो कम से कम टकराव वाली बात है, ये प्रेशर उनके ऊपर पीटीआई की तरफ से है कि कुछ तो रेजिस्टेंस रखनी है आपने, ज़ाहिर है आपका हमसे भी ताल्लुक है। हाँ,
अब देखें, ये बड़ा फाइन आपने जो बात की है ना, ये बड़ी फाइन लाइंस में आती है कि असल में जिस चीज़ को वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बैलेंस जो है वो कहाँ से मतलब किस प्रेशर और किस स्ट्रेंथ को बैलेंस करने में आ रहा है। मैं इसके बारे में कोई हतमी बात नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो उनका लेटर है वो इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है कि उन्होंने आईनी पोजीशन, अपनी लीगल पोजीशन, वकला की पोजीशन और पार्टी पोजीशंस के बीच में से एक ऐसा रास्ता निकालने की कोशिश की, और स्पेशली जुडिशियल सेटअप की इन्वॉल्वमेंट के ज़रिए, जिसको जो कि अल्टीमेट कोर्स बहरहाल वही होता है। अगर कंप्लीट कन्फ्रंटेशन पे जाते तो उसी कोर्स पे जाते जो उन्होंने सजेस्ट किया है, और अगर आप इस तरह भी जा रहे हैं तो वो भी उसी कोर्स पे जा रहे हैं जो उन्होंने सजेस्ट। दुरानी साहब, मफामत की भी आपने बात की कि पीटीआई के लोग मफामत चाहते हैं, दैट इंक्लूड्स पीटीआई चेयरमैन एज वेल, क्योंकि जितनी रेजिस्टेंस आई वहीं से आई। और आपने ये भी कहा कि जो लोग टकराव की सियासत करवाना चाहते थे अब वो पार्टी से अलग हो गए। तो ये जो मफामत है, किस लेवल की मफामत होगी? चेयरमैन पीटीआई जो है वो तो इस वक्त बहरहाल उसमें है, इस वक्त जेल में है, लेकिन जिन लोगों से मेरी मुलाकात हुई है और उनकी खसूसियत ये है कि वो तमाम दबाव के बावजूद अभी तक पीटीआई के साथ खड़े हैं। उन लोगों की राय ये थी कि हमें कन्फ्रंटेशन के बजाय हमें अपने असूली मौक़िफ़ को कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर हमें एक जमहूरी स्टैंड को इंटैक्ट रखते हुए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम मुल्क के अंदर पॉलिटिकल प्रोसेस को आगे बढ़ाएं और उन इदारों से टकराव पैदा ना करें जिन इदारों से टकराव किसी सियासी अमल की जरूरत नहीं है। मतलब किसी सियासी, जैसे अभी आपने वो मेंशन भी किया, मैं कई दफा मेंशन कर चुका हूं। बात ये है कि आप जब कोई चीज कर रहे होते हैं तो आप उसके मद्दे मुकाबिल होते हैं जो आपकी फील्ड का हो। अच्छा दुरानी साहब, एक चीज ये है, किसी चलते हुए आदमी को नहीं बॉल मारते। आपने एक बात की, तो इसी तरीके से इस वक्त जो सियासत है या जो मेन, और इससे पहले आप देखें ना कि मतलब ये जो करंट कन्फ्रंटेशन आई, इससे पहले डेफिनेटली वो पिच्ड थे, देवर पिच्ड अगेंस्ट द 2 लार्ज पार्टीज और 3 लार्ज पार्टीज, और उन्हीं के मुकाबले में वो कन्फ्रंटेशन कर रहे थे। लेकिन जब वो बीच में दूसरी कुव्वतों को ले आए तो उनके लाने की वजह से उनकी पोजीशन वीक हुई। दुरानी साहब, मैं ये इस किस्म के इक़दामात हुए जो डिजायरेबल नहीं थे, और मैं समझता हूँ कि दोबारा उनको उस रुख पे जाना चाहिए जिस रुख पे चल के वो उनकी पार्टी भी आगे बढ़ जाए, जमहूरियत भी आगे बढ़ जाए और जमहूरी अमल भी आगे बढ़ जाए। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि इस वक्त जो पॉपुलैरिटी का उनका ग्राफ है। अच्छा, मैं ये अर्ज करना चाह रहा था दुरानी साहब बेसिकली कि आपने जिस तरह से फरमाया कि अभी मेरे ख्याल में राब्ता जो है वो हमसे कर पा रहे हैं, लेकिन बहरहाल बात ये कोशिश करेंगे कि हम उनको कनेक्ट करें, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन। और बात ये है कि हम भी चाहते हैं कि मामलात ऐसे हों जो कि रिकन्सिलिएशन ऐसी हो जो कि पाकिस्तान के मुफाद में हो, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान रिकन्सिलिएशन की कोशिशें पहले भी तो होती रही ना, पहले भी होती रही हैं। सदर साहब ने कितनी मुलाकातें अरेंज करवाई, एग्जैक्टली, इवन के यहाँ तक बातें सामने आई कि जी तारीख पर कंसेंसस भी हो गया था, इस दो शख्सियात नहीं मानी, लेकिन जो शख्सियात नहीं मानी तो जाहिर है अब वो कैसे मफाहमत की तरफ आगे बढ़ेंगे, वो क्या टर्म्स होंगी जिनके तहत वो आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ये पॉइंट आउट करना दुरानी साहब का कि जमहूरियत को आगे बढ़ाने के लिए मफाहमत को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो लेट्स सी कि जी क्या इस हवाले से मामला तय। दुरानी साहब को हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, एक ब्रेक ले बात कंप्लीट करें। हाँ, मैं ये कह रही थी ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। मैं दुरानी साहब से जरूर पूछना चाहूंगी कि क्या वो देख रहे हैं कि 6 नवंबर को ही इलेक्शन हो रहे हैं या बस ये एक सजेशन है। ब्रेक। वेलकम बैक। मोहम्मद अली दुरानी साहब को अभी हम लाइन पे ले रहे हैं, वो हमारे साथ आ चुके हैं, लेकिन एक खबर यहाँ पर आप तक पहुंचाएं जो कि रेलिवेंट भी है। वो ये है कि इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन का ऐलान करने के इख्तियार देने के खिलाफ दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में दायर कर दी गई। इसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इलेक्शन कमीशन का काम शफाफ इंतखाबात करवाना है, इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार नहीं। यानी कि और ये आप ये देखें, मुनीर अहमद साहब ने अजहर सिद्दीक एडवोकेट की वसातत से दरख्वास्त दायर की है। अच्छा, इलेक्शन एक्ट की शिक 57 में तरमीम आइन से मुतसादिम है।
अदालत तरमीम को कलअदम करार दे, इलेक्शन को 90 रोज के अंदर कराने के अहकामात जारी किए जाएं। तो ये बात हुई है। तो यानी कि जो सदर साहब ने मशवरा दिया था, तजवीज़ दी थी, अब वो इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट में जी पहुंच गई दरखास्त लाहौर रजिस्ट्री में जी। तो मोहम्मद अली दुरानी साहब हमारे साथ हैं। जी दुरानी साहब, ये तो काम हो गया जो सदर साहब ने कही थी, अब ये मामला अदालत से ही डिसाइड होगा या आपको लगता है कि सियासी जमातें ही आपस में मिल बैठ के फैसला कर लेंगी? डू यू फोरसी द इलेक्शन ऑन 6 नवंबर? देखिए, इससे जो साफ हो रहा है वो यही है, वही प्रैक्टिस है जो अब तक चली आ रही है कि सियासी जमातों ने एक लंबे अरसे से कभी भी कोई मसला आपस में बैठ के रिजॉल्व नहीं किया। और इस वक्त भी वही है कि उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ बढ़ानी थी और बढ़ा दी है। वहाँ से जो फैसला आएगा, हुकूमत अपना मौक़िफ़ देगी, वो अपना मौक़िफ़ देंगे और उसके नतीजे में इलेक्शन हो जाएगा। लेकिन मेरा जो इसके बारे में बड़ी कंसिडर्ड ओपिनियन है वो ये है कि ये इलेक्शंस इंशाल्लाह हो जाएंगे और ज़रूर होंगे, लेकिन इसका सारा अमल मुकम्मल होगा सेनेट के इलेक्शन से पहले। सेनेट के इलेक्शन से पहले सूबाई और कौमी असम्बलियों यानी नवंबर में नहीं हो रहा है का होना एक आईनी तकाजा है और वो मेरा ख्याल है कि वो पूरा हो जाएगा। अच्छा, लेकिन नवंबर में तो फिर नहीं हो रहे, इसका मतलब है आपके नजर में असेसमेंट? देखें, डेट्स के बारे में ये टेक्निकल चीजें होती हैं, इसके अंदर इलेक्शन कमीशन, हल्का बंदियां, कानूनी इश्यूज, अब उनको जो कानूनी मुँह शगाफियां हैं उनके अंदर अगर हम पढ़ें तो वो तो नहीं हमने पढ़े, लेकिन बात यह कि इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज्यादा डिस्कशन, डिबेट यही वजह हो रही है ना। सदर साहब ने खत भी इसीलिए लिखा है, आईने पाकिस्तान भी डेट मेंशन करता है, फिर इसी वजह से इलेक्शन एक्ट और इसकी बात हो रही है, हल्का बंदी और ये सारी चीजें ना, तो डेट्स मैटर। तो आप चलें डेट्स ना दें, इस साल इलेक्शन होते देख रहे हैं आप जी? इस साल आप इलेक्शन होते देख रहे हैं, यानी कि सन 2023 में इलेक्शन होते देख रहे हैं। हेलो दुरानी साहब, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? हाँ, आ रही है आवाज। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि आप इस साल इलेक्शन होते देख रहे हैं, प्रिसाइसली डेट्स की बात नहीं करते। देखिए जी, मैं तो आइंदा ये जो देखिए मार्च में होने हैं सेनेट के इलेक्शन। अगर मार्च तक सूबाई और कौमी असेंबली के इलेक्शंस नहीं होते तो उस सूरत में पूरा जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वो डिस्टेबलाइज हो जाएगा। तो इस लिहाज से ये है कि कम से जो आखिरी लिमिट है इसकी कि जिसके अंदर ये इलेक्शन ज़रूर हो जाना चाहिए, वो यही मतलब स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट ईयर है कि उसके अंदर अगर ये हो जाता है तो पूरा सियासी अमल जो है वो आगे की तरफ बढ़ जाएगा और उसमें हम इंशाल्लाह एक स्टेबल। अच्छा सर, एक और चीज, वन लास्ट थिंग दैट आई वांटेड टू आस्क यू बिफोर के सदर भी सवाल पूछे, मैं ये जानना चाह रहा था कि आपने ये फरमाया कि इमरान खान, बल्कि तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन इनका तस्करा आप कर रहे थे कि उनको जितना बेहतर आप जानते हैं उतना कोई और नहीं जानता, और दूसरी बात ये आपने फरमाई कि जब चांद निकलेगा तो सारे देख लेंगे। अब मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि जो वो सोच रहे हैं या वो जो करना चाहते हैं वो मुल्क के मुफाद में होगा या उनकी अपनी पार्टी के मुफाद में होगा? देखें, उनके साथ मेरा एक बहरहाल एक ताल्लुक रहा है और बड़ा रिस्पेक्ट का ताल्लुक है और मैं उनके रवैयों को भी समझता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि वो चंद चीज़ें उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो ये है कि जी वो जो जिन प्रिंसिपल्स पे वो खड़े हुए हैं उन पे वो खड़े रहें, जिस पे वो चल रहे हैं उस पे वो चलते रहें, और उनके जहन में जो एक तसव्वुरात होते हैं वो उनके साथ मूव करते हैं। मौजूदा सूरत हाल में मैं ये तवक्को कर रहा हूँ कि वो अंडर द गिवन कंडीशंस कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे जिसके नतीजे में पूरा डेमोक्रेटिक प्रोसेस डिमोलिश ना हो, और इसके लिए वो उस लिमिट पे ऑपरेट कर, वो बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं इसको वो करेंगे किसी भी वे आउट को, लेकिन वो यकीनन एक ऐसा रास्ता निकालेंगे जिसके नतीजे में कन्फ्रंटेशन के बजाय आगे बढ़ने का रास्ता बन जाए, और वो रास्ता बने जिसमें डेमोक्रेटिक वो रास्ते में वो खुद भी हैं पार्टी सरबराह या किसी और के हाथ में थमा देंगे और फिर इलेक्शन में फिर ये तहरीक इंसाफ इस तरह जाएगी? देखिए, तहरीक इंसाफ का अगर आप वो देखें, पैटर्न देखें, असूल देखें, तो उसमें ये है कि फिलहाल जो उनका स्ट्रक्चर है उसमें तहरीक इंसाफ नाम ही इमरान खान साहब का है,
और वो पार्टी जो है और वो खुद भी जो है किसी माइनस के किसी फार्मूले को एक्सेप्ट नहीं करेंगे मेरे। इसलिए जिस किसी ने भी उनसे डील करना हो या पार्टी से डील करना हो, उसको ये समझना पड़ेगा कि पीटीआई से डील करने के लिए ये ज़रूरी है कि खान साहब जो है वो उस सारे प्रोसेस का हिस्सा हो। दूसरी बात यह है कि जो कानूनी तकाजे हैं या कानूनी कुछ मुकदमात हैं या वो है, वो तो हर एक ने फेस करने होते हैं, हर एक ने फेस किए हैं, उस पर तो कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो माइनस करने वाली बात है, ये मेरा ख्याल है कि नोइंग खान साहब, उनके लिए ये बात कतन काबिल कबूल नहीं। चलें जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मोहम्मद अली दुरानी साहब। और बड़ी दुरानी साहब ने बता दिया जी क्या क्या मंजरनामा हो सकता है। ठीक है, तो अब नवाज शरीफ साहब जो है उनको अपनी डेट चेंज कर लेनी चाहिए या ठीक है? उनका इससे क्या था? नवंबर में अगर होते हैं वो तो लेवल प्लेइंग फील्ड में आ रहे हैं। नहीं, वो कम टाइम होगा ना इलेक्शन कैंपेन के लिए। तो अच्छा सही तरीके से कैंपेन चलाएंगे ना। हाँ, अगर फरवरी में होते हैं तो फिर तो टाइम ठीक है, लेकिन उनका मसला तो सितंबर से था में हो रहा है ना, तो फिर 21 अक्टूबर को आ रहे हैं, 6 को इलेक्शन की डेट है। नहीं है ना, लेकिन उनका मसला तो सितंबर से था ना। हाँ। अच्छा ठीक है, मुझे आगे बढ़ने दें। दुरानी साहब ने जी खबरें हमें बड़ी दे दी हैं। हम आगे बढ़ते हैं, कराची शहर की जरा बात कर लेते हैं और यहाँ के मसले मसाइल तो कुछ अलग ही होते हैं, तो वो शेयर कर लेते हैं। कराची का जी इलाका है और वहाँ की जो रोड है, राशिद मिनास रोड, सिक्योरिटी कंपनी के मैनेजर दीगर का सिक्योरिटी गार्ड पर बदतरीन तशद्दुद, सिक्योरिटी गार्ड पर मोबाइल चोरी का इल्जाम लगाया और फिर तशद्दुद किया है। तो नजीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं। ऐसे मनाजिर हैं एडवाइस के, जो तारों से करंट भी लगा है। अल्लाह अकबर, ना देखें जिन लोगों के दिल कमजोर हैं। इतना तशद्दुद किया गया, इतना मारा गया उसको। नजीर शाह मजीद बताएंगे। नजीर शाह, ये क्या मामला है भाई? बिल्कुल देखें, राशिद मिनास रोड पर सिक्योरिटी कंपनी में इंसानियत से ये वाकया पेश आया और मोबाइल चोरी का इल्जाम लगाकर सिक्योरिटी गार्ड पर बदतरीन तशद्दुद किया गया है। और जो उसके अहले खान है, उनका कहना है कि कंपनी मैनेजर और दीगर पारी रात भर मारते रहे, रस्सियों से उसको बांध कर रखा हुआ था और मुबैना तौर पर तारों से करंट भी लगाया जाता रहा। जो सिक्योरिटी गार्ड जिस पर तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था, जिसको सलीम सोलंकी नाम है, वो जुर्म से इनकार करता रहा। उसके बावजूद 4 से 5 अफराद ने मिलकर उस पर तशद्दुद किया। मुतासरा जो सिक्योरिटी गार्ड है, उसके जिस्म से खून भी टपकता था, लेकिन मुल्जिमान मारते रहे। और चूंकि सिक्योरिटी गार्ड खुद एक मजबूत जिस्म के मालिक होते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि उसके पूरे जिस्म का हाथ, बाजू, कंधे, कमर, कोई जगह ऐसी नहीं है जहां पर जख्म के निशान ना हो, नील पड़े हुए। और पुलिस को इसकी इतला कर दी गई और अहले खाना ने अपील की है कि मुसलमान को हुआ। जो इल्जाम लगाए थे, वैसे इस तरह का तशद्दुद तो किसी में बनता नहीं है, लेकिन क्या बरामद कुछ हुआ इसके पास से? नहीं, इसके बाद से ना कोई बरामद हुआ, ना ही इतने तशद्दुद के बाद इसने ये बताया कि इसने कोई मोबाइल चोरी किया। और आखिर वक्त तक ये उनसे यही अपील करता रहा कि इसने कोई चोरी नहीं की, लेकिन वो इसको मारते रहे। और पुलिस के पास ये केस जा चुका है और इसके अहले खाना ने इंसाफ की अपील की है। जी, अल्लाह रहम फरमाए। ये कानून इस तरह से हाथ में लेना, अगर किसी के ऊपर शुबह है तो आप उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करें, लेकिन ये जहालत किसी को हक नहीं बनता कि किसी के ऊपर इस तरह से जुल्म करे। लेकिन जाहिर है कि कानून की रिट होनी चाहिए, तभी लोग डरेंगे। एक ब्रेक लेते हैं। नींदरा नहीं आंदियां। हाँ, आपको अभी भी नींद नहीं आ रही है? तेरे बिना नींदरा नहीं आंदियां। मतलब आप सोचें, ये मैं समझ रही थी कोई फाइनेंशियल इश्यूज होंगे, बिल्स पे करने होंगे, कोई मसले तो उस वजह से। शायर अब भी ये वाले मसले हैं? नहीं, ये पैसों से मुखातिब है शायर। अच्छा, कि पैसों के मतलब तो आपने इंटरप्रिटेशन ही चेंज कर दी। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे इंटरप्रिटेशन जो है वो जाहिर है कि मसाइल काफी हैं, लेकिन ये तो बालिग अफराद के मसाइल हैं। देखें, जब बच्चों को नींद नहीं आ रही हो तो फिर बड़ों की नींद की क्या बात करना। हाँ, तो लेकिन हमारी सेहत से बड़ा गहरा ताल्लुक है नींद का। जब आप सोते हैं तो जी आपके जिस्म को, दिमाग को आराम मिलता है, आपकी बॉडी रिचार्ज होती है और आप सुबह सवेरे हील्ड होते हैं और आप फ्रेश उठते हैं सुबह। लेकिन जी अब वालिदैन का मसला ये है, क्योंकि बच्चे जो हैं अब तो खासतौर पे आजकल की जनरेशन है, वो सोने का नाम ही नहीं लेती है जी। वो अपने अपने टाइम है उनके, दिन भर सोते रहेंगे स्कूल से आके, लेकिन रात में उन्हें नींद नहीं आती। तो टोडलर्स के भी यही इश्यूज हैं। वो मतलब ये है कि उनको 14 से 18 घंटे की नींद वैसे होनी चाहिए, 17 घंटे, 16 घंटे, 14 घंटे मतलब। लेकिन वो उनकी टाइमिंग्स क्या होती हैं, फिर माएँ कितनी परेशान रहती हैं, ये भी एक बड़ा कंसर्निंग चीज़ है। इस पर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर वसीम जवाली। आप पहले भी हमारे प्रोग्राम की जीनत बनते रहे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।
ये भाई ये तो एक पैटर्न मौजूद है, वो गूगल खोलें तो वो बताता है कि जी इतनी इतनी नींद लेनी चाहिए। यस ट्रू। लेकिन ऐसा क्यों है? मतलब मैं तो कहता हूँ हमें 16 घंटे की नींद लेनी चाहिए और हम 5 घंटे में काम करना चाहिए। ये बच्चों को इतना हक क्यों दिया जाता है? काफी महसूस हुआ। एक्चुअली देखिए थोड़ा सा हम थोड़ी सी साइंटिफिक बात कर लेते हैं। एक्चुअली आपकी जो ग्रोथ होती है यंग एज में, आपकी ग्रोथ की इंपॉर्टेंस है, यानी हाइट की। ठीक, मोटा तो किसी वक्त में इंसान हो सकता है लेकिन आपको पता है ग्रोथ हार्मोन जो ग्रोथ आता है वो जिस वक्त सर्ज आता है, वैसे थोड़ा थोड़ा सा निकलता है, सर्ज उसका आता है डीप स्लीप में। जितना बच्चा गहरी नींद में जाएगा उतना डीप स्लीप में उतना उसको ग्रोथ हार्मोन आएगा। इस पर डिफरेंट स्टडीज चल रही हैं। तो डीप स्लीप थोड़ा सा मैं पूछना चाह रही हूँ कितनी होनी चाहिए? यस, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। ये बताना चाह रहा हूँ मैं आपको कि ये हर 2 घंटे बाद 20 मिनट से 40 मिनट की डीप स्लीप आती। डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं नींद के, रैपिड आई मूवमेंट नींद है, स्लो वेव स्लीप, यानी सोते जब हम है ना तो ये दिमाग डिफरेंट स्टेजेस में रेस्ट करता है। उसमें जब ये स्लो वेव में जाता है तो उस वक्त ग्रोथ हार्मोन निकलता है। जब बच्चों का ग्रोथ हार्मोन निकलता है तो वो टाइम होता है जिस वक्त की उनकी अच्छी ग्रोथ हो रही होती है। कम से कम 20 मिनट, ज्यादा ये नहीं, ये पैटर्न है उनका सोने का। जिससे वो स्लीप में चले जाते हैं तो उस वक्त उनके डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। उसमें कौन सा टाइम है का वो होता है चक्कर, सॉरी, जानने का पैमाना नहीं, जिसमें एक तो रैपिड आई मूवमेंट वाला वो चक्कर नहीं, आपको नहीं अंदाजा हो सकेगा। लेकिन बच्चा अगर सो गया है तो उसको सोने। हमारे यहाँ एक छोटा सा इशू और होता है, बच्चा सो रहा होता है ना तो माँ जाके उसको उठा देती, बेटा उठो खाना खा लो। दिस इज द रॉन्ग वे। तो बच्चा सोए जा रहा है, अगर वो सो रहा है तो खाने के टाइम पे भी उसको सोने दे, उसको जितनी देर उसकी नींद लेनी है उसको लेने दे। हाँ, अब एक चीज जो आप लोग शुरू में बात कर रहे थे कि पैटर्न चेंज हो गया है। 8 बजे तक हमें बच्चों को सुला देना चाहिए इन यंग एज ग्रुप, यानी जो इन्फेंट है 1 साल से लेके और 3-4 साल तक के बच्चे, और जो उससे बड़े हैं यानी जो कि प्री स्कूल एज और स्कूल एज वाले हैं ये मैक्सिमम 10 बजे तक इनको आपको दे दें। इसकी सबसे बड़ी जो बुराई हमारी जो आप लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, ये जो रखा हुआ है हमारे मोबाइल फोन, ये अगर एक दफा हाथ में लग जाए बच्चे के, ये बड़ों के साथ मसला है तो बच्चे क्या करें? तो आप छुड़ा नहीं सकते। नहीं, लेकिन मेरी बात सुने, आप तो ये तो बात आप कह रहे हैं कि बच्चों को यूं नहीं उठाना चाहिए, यहाँ तो बात चपेड़ों तक पहुंच जाती है। हाँ, यस ट्रू। हम तशद्दुद के शिकार हुए। हाँ, सिर्फ वजह ये होती थी कि वो ट्यूशन के टाइम पे मुझे बहुत नींद आती थी। नहीं, देखिए एक्चुअली होता क्या है कि टोटल 14 से 16 घंटे, जैसे आपने शुरू में बात की कि एक यंग एज के बच्चे को इतनी नींद की जरूरत है। ठीक है। और उस वक्त क्यों साइंटिफिकली भी इसको हमने प्रूव किया है कि जी ग्रोथ हार्मोन मैक्सिमम जो प्रोडक्शन हो रही है उसकी वो सर्ज में आता है। थोड़ा सा आया फिर रुक गया फिर थोड़ा सा आया, तो वो उस वक्त ज्यादा आ रहा है जब बच्चा सो रहा है। तो उसको डिफरेंट स्टेजेस में नींद चाहिए जिसमें नैप शामिल है। इस 14 से 16 घंटे में नैप, दोपहर वाली नैप इज 1 to 2 आवर, मैक्सिमम 2 आवर। अब बच्चा दोपहर में स्कूल से 2 बजे आके वो 6 बजे तक अगर सोता रहेगा, 4 घंटे सो रहा है, 4 घंटे सो रहा है तो फिर तो रात को कैसे सोएगा? उसकी नींद का पैटर्न हमने डिस्टर्ब किया। अच्छा, नैप में भी डीप स्लीप का कॉन्सेप्ट? यस ट्रू, बिल्कुल है। यानी बच्चा अगर सो गया तो उसका फिर कॉन्सेप्ट, वो जो बॉडी जो है वो उसी तरह रिएक्ट करेगी। अच्छा, वो चाहे किसी भी टाइम की नींद। और एक चीज मैं ये पूछना चाह रही थी कि अक्सर बेशतर हमने जो बच्चे हैं छोटे टॉडलर्स जिनकी मैं बात कर रही हूँ, उनको ऐसे जरा सी आहट भी होगी ना कमरे में, वो जाग जाते हैं। तो क्या वो डीप स्लीप में नहीं जाते या क्या? नहीं, जाते हैं डीप स्लीप में, वो भी जाते हैं, सब जाते हैं। एक्चुअली जब ये एक ट्रेडिशनल फैमिलियल भी होता है थोड़ा सा कि पेरेंट्स को भी जो नींद, बास बच्चे होते हैं जो रोशनी में सो जाते हैं, थोड़ी सी रोशनी करें, बाद ऐसी फैमिलीज होती हैं जो हल्की सी भी रोशनी आएगी तो नींद नहीं आएगी। चलें, अच्छा अभी हम एक ब्रेक लेते हैं क्योंकि वो हेडलाइंस का ब्रेक आते हैं। आपसे मजीद भी गुफ्तगू करेंगे क्योंकि लोगों के लिए भी ये जानना बड़ा ज़रूरी है एंड दे आर वेरी इंटरेस्टेड कि किस तरीके से ये मैनेज कर सकते हैं चीज़ें। ब्रेक के बाद हाजिर। ब्रेक के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से आप सबका खैर मकदम जो अपनी टीवी स्क्रीन्स, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, आईपैड, व्हाट्सएवर, जो भी आईफोन 15 आ गया, जो भी है इससे जुड़े हुए हैं, लॉन्च तो हो गया, पुराना हो गया है।
अच्छा, मैं अब उन लोगों से बात करूंगा जो कहते हैं ना कि वो 4 टाइप सी साल 5 चार्जर साल हो गए को फोन जो चेंज टाइप किया। सी अब तो उसकी आवाज भी नहीं आती सही से। है, अब मैं ये शिकायत कर रही हूँ, जिसने सुनना मेरा मैसेज जहाँ पहुँचना चाहते वहाँ पहुँचा है। टाइप सी चार्जर को जो हकारत की नजर से देखते थे, अब उनको भी टाइप सी चार्जर यूज करना पड़ेगा। यार आप लोग कह आपको रहे पता है थे टाइटेनियम यूज हुआ है केक उसमें। के लिए हम आपको चीजें प्रोवाइड कर देंगे, पैसे चंदा कर लेंगे, किसके व्हाटएवर, लिए? केक बनाने हाँ के। हाँ हाँ हाँ। मोबाइल के लिए कर ले चंदा कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा इफाक नहीं। मतलब सारे अपने गुर्दे बेच देना, तब भी जो हमारे गुर्दों की हालत है और जो उसकी कीमत लगेगी उससे भी कुछ नहीं होगा। मैं ना कीजिएगा। लेकिन बात यह है कि यह मजाक में बात कर रहे हैं, मजाक को इसको आप पता चले आप वाकई पहुंच जाएं, तो ये तरीक़ेकार ठीक गुर्दा नहीं ना होता। बेचे भाई, अपनी सेहत का ख्याल रखें। अच्छा जी, आज तौकीर नासिर साहब की बर्थडे है, तो इस हवाले से भी आगे चल के बात करेंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू जी, बड़ा Happy आपने birthday। माशाल्लाह पाकिस्तान की इंडस्ट्री को सर्व किया है। अच्छा, अब ज़रा बात कर लेते हैं हम, जिस तरह से वसीम जमालवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं माशाल्लाह से, और वो बात कर रहे थे कि नींद की अहमियत बच्चों में कितनी ज़्यादा है। ज़ाहिर है बचपन से एक पैटर्न बनेगा तो आगे जाके ये सिलसिला फिर बढ़ता चला जाएगा और बेहतरी की जानिब लोग जाएंगे। तो वसीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ अभी भी मौजूद हैं। ये जो अब बात करते हैं स्लीपिंग डिसऑर्डर की, अब एक घर में हर किसी की अगर नींद का पैटर्न ख़राब है तो ज़ाहिर है उसके इम्पैक्ट बच्चों पर भी पड़ता है। अब हमारे लिए भी कहा जाता है कि 7 घंटे या 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूरी है, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि अगर फ़र्ज़ करें कि वीकेंड पे अगर मौका मिल गया, आपको कभी मौका मिल गया और आपने ज़्यादा नींद ले ली, यानी कि 7 से 8 घंटे या 9 घंटे, सर दर्द की शिकायत क्यों होती है? देखिए, बॉडी की अपनी एक पैटर्न होता है, उसका अपना एक रिस्पॉन्स होता है। हर इंसान की बॉडी डिफरेंट होती है, 2 सगे भाई बहन है, उनकी बॉडी का रिस्पॉन्स दोनों का डिफरेंट है, ठीक है। तो उसको जो टाइम चाहिए रिलैक्स होने के लिए इन द एडल्टहुड, यानी हमारी एज में, तो वो 7 घंटा है, 6 से 7 घंटा आपको। उसके बाद वो बॉडी जो है ना, वो आपको रिलैक्स नहीं होती है। फिर उसका ये होता है कि जी मुझे वर्क करना है, आप उठे और आप जबरदस्ती लेटे हुए होते हैं कि नहीं जी आज वीकेंड है तो मुझे तो सोना है। तो वो इसलिए वो थोड़ा सा आदमी फील करता है कि नहीं जो सर दर्द हो रहा है, वरना ऐसी कोई वो मसला नहीं है उसमें कि अगर आप 2 घंटे ज़्यादा सो जाएंगे तो जी सर में दर्द होना ज़रूरी है। बाज़ को नहीं भी होता है, बाज़ लोग वीकेंड पे उठते हैं, शाम तक उठते हैं, ठीक। तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये रेयरिटी में होता है, कुछ है। लेकिन नींद की कमी का होना ये प्रॉब्लम है। मतलब ज्यादती होना ओके, कभी कभार सोएंगे ना आप, कितना रोजाना तो नहीं सो सकेंगे आप। किसी वीकेंड पे आपको मौका मिला तो आप सो गए। माशाल्लाह से रोजाना ही इतना सोते हैं। नहीं कर सोते हैं, तो वीकेंड्स पे आपको कभी मौका मिल गया तो ओके फाइन, लेकिन रेगुलरली आप तो नहीं 6-7 घंटे ज्यादा नींद अच्छा, ले सकते। एक चीज मैं पूछना चाह रही थी, वीकेंड की बात आई, समटाइम्स हमें लगता है यार कल ऑफ है तो जरा सा ज्यादा जाग लें, वो फिर हमारा जो आने वाला वीक होता है उसका पूरा नींद का हमारा पैटर्न डिस्टर्ब कर देता है। तो उसके लिए क्या किया जाए? देखिए, एक्चुअली आप अपनी बॉडी को एक रूटीन में रखें, फुल होल फैमिली, ठीक है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी आपसे जो बात हो रही थी कि अर्ली टू राइज एंड अर्ली टू बेड, ये और यही चीज़ इस्लाम में भी है। आप सुबह सवेरे उठें, फजर में उठें, इशा पढ़ के सो जाएं, नॉर्मल है। आप उसमें आपकी बॉडी, आपकी फैमिली, हर चीज़ नॉर्मल रहेगी। आपके नींद का पैटर्न, आप दोपहर में आप 1 घंटा नैप लें, अच्छा, ठीक है। नैप इज द टोटल पार्ट, यानी आप अगर रात को 6 घंटा, आपकी टोटल नींद 7 घंटे की है, आप 6 घंटा रात में सोते हैं, 1 घंटा दोपहर में सोते हैं। एक और चीज मुझे आपका टाइम पूरा हो गया। ये बाज़ औक़ात ये जो पावर नैप्स होती हैं, आई हैव एक्सपीरियंस्ड माई सेल्फ कि बाज़ औक़ात 1 घंटे की नींद से आप इतने फ्रेश हो जाते हैं जो कि 7-8 घंटे की नींद से आप नहीं होते। इसकी वजह क्या है? ये देखिए, ये कभी कभार ऐसा होता है कि ये आपकी अपनी पर्सनल बॉडी पे है, आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप आधे घंटे की नींद पावर ले सकते हैं, ये उनको हो सकता है 1 घंटे की नींद का हो सकता है वो वो जो हो डीप सकता है, स्लीप हो। हाँ हो सकता यानी है कि मुझे- मेरा जिस्म और उसकी मर्जी। कह सकते हैं हम। तो वो जो है एक्चुअली उसमें डिपेंड करता है आपका अपना क्या रिस्पांस दे रही है आपकी बॉडी, आपने किस तरह से अपनी बॉडी को शुरू से लेके आपकी फैमिली ने चलाया है, तो उस पे आपकी बॉडी उस तरह का रिस्पांस दे रही है। ओके फाइन, गो अहेड, आप कर सकते हैं, मतलब ऐसा मना नहीं है। सोने के लिए डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, जो हम वेस्ट में तो देखते हैं, यहाँ नहीं है। यस ट्रू, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये इसलिए, और दूसरा ये कि आप ये देखें कि अगर हम प्रॉपर नींद ले लेते हैं तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो कि कॉमनली हम देख रहे हैं कि हमारे माशरे में हो रही हैं, उनको भी इनडायरेक्टली रिलेट किया जाता है नींद की कमी से। वो कौन कौन सी? हाइपरटेंशन, डायबिटीज, डिप्रेशन, एग्रेशन,
Aggression. दोनों चीजें, यानी डिप्रेशन भी और एग्रेशन भी, दोनों एक्सट्रीम चीजें हैं बॉडी की, ये सब नींद की कमी यानी से। आपके मूड पे असर अंदाज हो। ठीक है, बहुत थैंक शुक्रिया। यू सो मच डॉक्टर वसीम जमाली साहब हमारे साथ है। मौलवी यकीनन जबरदस्त बातें हुई हैं और ये वो टॉपिक है जिसपे आपको यकीनन काम करने की जरूरत है, एफर्ट करनी पड़ती है जिंदगी में, डिसिप्लिन लाने के लिए बहुत जरूरी है एफर्ट करें, और फिर जब आप उस गोल तक पहुंच जाएंगे ना, जो सेंस ऑफ अचीवमेंट है ना, वो आपको बड़ा सेटिस्फेक्शन है। तंदुरुस्ती हजार नेमत है। एज यू एज यू रियलाइज दैट कि आपके जिस्म का आपके ऊपर बहुत हक है, और जब आप उसका अर्ली एज में ख्याल नहीं रखेंगे तो आगे जाके फिर वो भी आपका ख्याल नहीं रखेगा। एम आई रॉन्ग सदम? यू आर राइट, यू आर सो राइट। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा सियासत की। थोड़ा सा सियासत का तड़का बहुत जरूरी है? तो इसमें यह है कि कल तक जो सियासी तो अभी जमातें तक हो हम रही थी- क्या बात कर रहे थे इस सेहत के से पहले क्या बात हो रही थी? हाँ, ब्रेक आ गया था ना। इतनी सियासत है ना हमारे मुल्क में, क्या करें सियासत ही पॉलिटिक्स सियासत। पॉलिटिक्स है। तो Everywhere. पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान लफ्ज़ी जंग का आगाज हो गया है और आने वाले दिनों में इसमें शिद्दत आने का इम्कान है। राना सनाउल्लाह ने दावा किया है कि अगले 40 दिन में इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो जाएगा, और नून लीग पर तनकीद पीपल्स पार्टी का हक है। आइंदा इलेक्शन में पीपल्स पार्टी से कोई इत्तेहाद नहीं होगा। अच्छा जी। वैसे तो पीडीएम में बड़े इन्होंने मिल बैठ के हुकूमत की है। अच्छा वो जी, पीडीएम में नहीं थी ना, आपको पता है? पीडीएम में नहीं मगर हुकूमत के इत्तेहाद हाँ। में थे, शुरू में पीडीएम में थे। जी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि एक जमात खुद ही इलेक्शन की तारीख दे रही है, और मुझे पता है ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, लेकिन वो जमात कह रही है कि फरवरी में इंतखाबात होंगे, फिर लेवल प्लेइंग फील्ड की बात क्यों ना करूं, 100 दिन या 10 साल बताएं कब इलेक्शन का इरादा है। नेक्स्ट 54 डेज के बाद इंशाल्लाह इलेक्शन डेट होगी और इलेक्शन जो होंगे। एक जमात वो खुद तो इलेक्शन डेट ऐलान कर रही है, मुझे नहीं पता कि इलेक्शन कमिश्नर साहब को नहीं पता कि इलेक्शंस कब है, मगर उस जमात को पहले से पता है, तो मैं फिर अगर लेवल प्लेइंग फील्ड का बात ना करूं तो क्या करूं? तो ये सूरत हाल है, और इलेक्शन कैसे होंगे, तारीख कैसे दी जाएगी, कब होगी? भाई सिचुएशन ये है, सदर साहब ने तजवीज दे दी है 6 नवंबर को हो, हालांकि तजवीज देना उनका काम तजवीज दे दी। फिर उन्होंने ये भी कहा है उनका कि तारीख सुप्रीम देने कोर्ट का चले जाएं इस मामले को लेके। इलेक्शन कमीशन पहले ही कह चुका था कि आप जहमत ना करें, हम तारीख देंगे। हम देंगे। इलेक्शन कमीशन अब इस पर क्या कहता है ये जरा जानना जरूरी है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे सियासतदान जो आपको कहते हैं हम अंदर की खबर दे रहे हैं, लेट्स से दुरानी साहब कह रहे हैं, उन्होंने कहा जी वो मार्च से पहले हो जाएंगे। तो मार्च से पहले जो सब कह रहे हैं वो मतलब फरवरी। अगले साल ही ना, तो सब ये- वही कह रहे हैं ना, ये नवंबर तो क्या- ना हुआ ये ना। क्या? और फिर नवाज शरीफ के आने की डेट भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि 21 अक्टूबर को आ रहे हैं, तो फिर 6 को कैसे वो फौरन नहीं हो participate सकता, तो अब उनके लिए भी टाइम हो गया। अब कुंवर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन हमारे साथ मौजूद हैं, और जाहिर है कि बड़े रेलिवेंट आदमी हैं, उनसे जरा बात कर लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस कुंवर साहब। मुझे ये एक चीज़ ये बता दीजिएगा, चूंकि सदर साहब ने जब ये बात की और ये तजवीज़, तो तजवीज़ तो कोई भी दे सकता है, मतलब हम भी दे सकते हैं, आप भी दे सकते हैं। उनका या तो तारीख देनी थी या फिर नहीं देनी थी। ये जो उन्होंने बीच का रास्ता निकाला है, आप उसको कैसे देखते हैं? आप उसको कैसे देखते हैं? देखा जी, सदर मुमलकत ने बिल्कुल आपने सही फरमाया। उन्होंने आइन के आर्टिकल 48 का जो सब सेक्शन 5 है उसका सहारा लेते हुए पहले उन्होंने कहा कि मुझसे मशावरत करें, तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने मशावरत से माजरत की। जनाब हमारे पास जो सेक्शन 57 में जो हमें तरमीमी तौर पर हमें इख्तियार दे दिया गया है कि आप इलेक्शन की तारीख आप मुकर्रर करें, तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है आपसे मशावरत नहीं करेगा, तो वो उन्होंने मुस्तरद कर दिया। अब उन्होंने तजवीज पेश की है कि ठीक है, ताकि आर्टिकल 9 जो है बाकायदा हमारा जो 48(5) है उसमें भी आर्टिकल तो 24 में है, उसमें 90 दिन का इंतखाबात का जिक्र किया गया है। उस पर इलेक्शन उन्होंने राय दी है कि जी मेरी राय में ये इंतखाबात हो जाने चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है इस वक्त रोड मैप के मुताबिक हल्का बदिया करवा रहा है, इंतखाबी फरिश्ते तैयार करवा रहा है। उसका जो रोड मैप दिया है उन्होंने कहा हम 30 नवंबर तक मुकम्मल कर लेंगे और 30 नवंबर के बाद हम शेड्यूल जारी करने के बिल्कुल हमारे पास इख्तियार है। तो हमें नजर ये आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान 30 अपने नवंबर के बाद किसी वक्त भी इलेक्शन शेड्यूल जारी कर देगा, और हमारे ख्याल के मुताबिक ये इलेक्शन जो है जनवरी के दूसरे तीसरे हफ्ते में हो जाएंगे। तो प्रेसिडेंट साहब की राय है और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान हमारे ख्याल में इसका वो जवाब नहीं देगा, वो खामोशी इख्तियार करेंगे। और तो वो जो गाइडेंस लेने की बात की है कि मे सीक guidance from the superior judiciary of announcement of for announcement of a single date for general election to the national and provincial assemblies,
तो सुप्रीम कोर्ट जाने का भी तो मशवरा दिया है, तो वहाँ जाके मामला हल हो सकता है। नहीं, मुझे तो बड़ी शनाख्ती हुई प्रेसिडेंट पाकिस्तान का, बड़ी मोहतरम शख्सियत है, हम उनका बड़ा एहतराम करते हैं। वो खुद मशवरा दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्यों जाएगा इलेक्शन पाकिस्तान? इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास इख्तियारात है, इन्होंने अपने सेक्शन 57 के तहत इंतखाबी डेट मुकर्रर कर देंगे। और ये कहना कि सियासी पार्टी से मशावरत करने तो आइन में कहाँ लिखा हुआ है? इस मुद्दे को हल करने के लिए आप ये सदर 9 नवंबर को खत्म हो रहा है। आप सदर साहब ये पूछें कि आइन में ये लिखा हुआ है कि जी 15 साल के बाद पाकिस्तान की सरकारी जबान उर्दू हो जाएगी। आज 50 साल हो गए, उस पर अमल दरामद हुआ? आप 90 दिन के बार बार करके मुल्क में जो है एक नया ऐलान पैदा कर रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज बैठ गई है, दुनिया भर में हर जगह साई हो रही है। तो आपको आइन के आर्टिकल के जो 231 के तहत आपने उर्दू जबान को अपनाया, लेकिन एक गलत दूसरे गलत को सही तो नहीं करता कंवर साहब। ये अगर बहस हम कर रहे हैं, छोड़े 90 दिन की मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि चले अगर नहीं करवा रहे 90 दिन में, तो उसको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कवर मिलना चाहिए आपकी नजर में? तो मेरे दोस्त, बात ये, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत से आर्टिकल होते हैं। आर्टिकल आप 3 पढ़े, आप आर्टिकल 4 पढ़ेंगे, पाकिस्तान वेलफेयर स्टेट होगा। तो ऐसा तो नहीं होगा ना कंवर साहब की इलेक्शन कमीशन खामोश रहे इस सजेशन पे, कोई तो जवाब होगा उनके पास, जैसे पहले दिया था। तो अब क्या जवाब दे सकते हैं? जवाब किसमें देगा? इलेक्शन में पाकिस्तान प्रेसिडेंट ने खाकर जवाब नहीं देगा। वो कहेगा भाई ठीक है, हम अपना काम करो, रोड मैप कर रहे हैं, हम जवाब देने की मिजाज नहीं। आपकी राय है, बस सुन लिया, देख लिया, देखते बस खत्म बात होगी। कोई राय वाय नहीं की तो कोई डेट दे दे। इलेक्शन कमीशन ने खुद भी तो उन्होंने डेट देनी, जो कि बिलावल बार बार मांग रहे हैं उनसे डेट। देखो जी, वो बड़ी सियासी शख्सियत पर बात नहीं करते, वो बड़ी मोहतरम शख्सियत है। सदर भी मोहतरम शख्सियत है, सियासी जमातें भी सियासी, हम उनका एहतराम करते हैं। उनका अपना सियासी स्कोरिंग होता है, अपना सियासी मैंडेट होता है। हमने तो आइन और कानून के बारे में बात करने के 30 नवंबर के बाद इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर देना है। और हमारे ख्याल के मुताबिक या कानून के मुताबिक शेड्यूल जारी होने के 50 दिन के अंदर इंतखाबात होने हैं। तो हमारे ख्याल के मुताबिक ये 25 जनवरी, 20 जनवरी, 25 जनवरी के दरमियान में इंतखाबात हो जाएंगे, जो शेड्यूल जारी होने के बाद। तो ये तो इंतखाबात के नजदीक हम पहुंच चुके हैं, इंतखाबात के नजदीक रोड मैप क्या हो चुका है। और इलेक्शन कमीशन ने ये 20 से 22 जनवरी को इंतखाबात करवा देने। अच्छा, मुझे एक बात तो ये सारी चीजें तो सामने आ गई, सबको पता है। आपसे तो अक्सर बात होती रहती है, लेकिन जिस तरह से आपने बात की, ऑब्वियसली काफी चीजें हैं जिन पे काम नहीं हो रहा, लेकिन हम अंदर ही अंदर उस पर रिग्रेट भी शो करते हैं। राइट टू एजुकेशन हो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो, देयर आर सो मेनी आर्टिकल्स जिसमें बात होती है। लेकिन आइन की सुप्रीमेसी की हम फिर भी बात कर रहे होते हैं कि जी आइन सुप्रीम है, उस पर उसकी स्पिरिट के मुताबिक अमल होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से आप सवाल उठा रहे हैं कि इस पे अमल हुआ, इस पे अमल हुआ, इस पे अमल नहीं हुआ, तो ये तरीक़ेकार तो आपके ख्याल में चेंज नहीं होना चाहिए? नहीं, हम आप सवाल मुझसे कर रहे हैं? जी जी, मैं आपसे ही सवाल कर रहा हूँ। हाँ, तो नहीं, मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर दिया है। सदर पाकिस्तान का खत का जवाब इलेक्शन कमीशन किसी मुनासिब मौके पर देगा, और लॉ मिनिस्टर ने भी उनको कल परसों ब्रीफ किया था। लेकिन ये राय है उनकी, सदर का एहतराम करते हैं। इलेक्शन कमीशन तजवीज है, मैं तो वही बात कर रहा हूँ। उन्होंने तारीख नहीं दी, उन्होंने तजवीज दी है, लेकिन मेरा नुक्ता नजर थोड़ा सा सदर साहब की तजवीज है, और तजवीज बड़ी खुश है, तजवीज है, ठीक है, तजवीज दे सकते हैं अपने सदर साहब। और उन्होंने अपने आइन की जो देखते हुए तजवीज पेश की है, उनको राइट बनता है, तो उस पर एहतराम। इलेक्शन पाकिस्तान मीटिंग करेगा, इजलास तलब करेगा, इसके बाद बड़े मौजूद तरीके से जवाब देगा कि जनाब हम रोड मैप तैयार कर चुके हैं, और 30 नवंबर के बाद हम किसी वक्त भी जो है शेड्यूल जारी कर देंगे। वो सदर पाकिस्तान को जवाब भी दे देंगे, थ्रू प्रेस रिलीज भी जारी कर देंगे कि जो इलेक्शन जो है वो हम हल्का बंदियों के कराने के बाद इंतखाबी शेड्यूल जारी कर देंगे। थैंक यू सो मच कमर दिलशाद साहब थे हमारे साथ। और बहुत भाई हमेशा से यही कहते हैं कमर दिलशाद साहब के नहीं जी नवंबर में नहीं होने, और होने तो लेकिन मैं थोड़ा सा और मजीद हैरान हुआ और थोड़ा परेशान हुआ आईने पाकिस्तान के हवाले से। जाहिर है कि काफी चीजें जिन पे अमल नहीं होता, लेकिन जाहिर है कि हम एक रिग्रेटेबल चीज भी तो नहीं होते ना, एक रिग्रेटेबल, लेकिन एक गलत दूसरे गलत को सही तो नहीं मतलब ये कोई रीजन नहीं हो सकती कि देखें जी ये नहीं हुआ तो ये क्यों हो जाए। मतलब आप जिस हद तक 100% अगर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जिस हद तक आइन पे अमल कर सकते हैं करें। ये हमारी आइन हमारी वो नहीं कर रहे तो एटलीस्ट उस पर रिग्रेट शो करें। उसको हम ये नहीं कि उस पे नहीं हो रहा तो इस पे भी नहीं होना चाहिए। ये रूल्स तय है आइन के तहत, जिसके तहत हमने सुप्रीम डॉक्यूमेंट है, और जाहिर है कि 2/3 मेजोरिटी से अगर एक चीज सबका कंसेंसस है उस पे, तो उसके ऊपर होना चाहिए। तो बहरहाल अच्छा खबर है हमारे पास, बताइए क्या खबर है। शेयर कर
अच्छा, खबरें तो जी आती रहती हैं क्योंकि साइफर केस में ऑफिशियल सीक्रेट सारे एक्ट के हैं। तहत हाँ। कायम खुसूसी अदालत में असद उमर की अबूरी जमानत की दरख्वास्त में समात में वक्फा हुआ है और अब मेरे ख्याल में वक्फा कहा यह जा रहा है कि 10:15 बजे तक का ही था, तो अभी मेरे ख्याल में समात रिज्यूम हो जाएगी। पहले ही वक्फा हुआ था। अब यह है कि अदालत ने कहा कि आज कोई मोहलत नहीं दी जाएगी, आज हर सूरत फैसला होगा। ये नहीं होगा कि इस केस की वजह से दूसरे मुल्ज़मान की जमानत की दरख्वास्तें भी आगे जाएं। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने कहा कि जिसका जो हक है मैं उसे दूंगा। FIA को असद उमर का केस में ताल्लुक साबित करना है, आज कोई इल्तवा नहीं मिलना, आज ही फैसला करूंगा। और इससे पहले उन्होंने ये फरमाया था 10:21 हो चुके हैं, तो उन्होंने कहा था कि प्रोसिक्यूटर 10:15 बजे तक आ जाएं वरना उस पर फैसला दे दूंगा। 10:15 का उन्होंने कहा था और 10:21 हो चुके हैं, तो आई एम श्योर कि अब आगे प्रोसीडिंग्स बढ़ गई होंगी। अच्छा जी, चलें अब जरा सी कुछ खबर पैसों के हवाले से, और यहाँ पे हम पैसे नहीं, डॉलर की सेंट्स, बात कर डॉलर्स। रहे हैं। भाई पैसा होता है ना, पैसा इज जस्ट करेंसी, और पैसा हम उसको पैसे में इस तरह टर्म यूज करते हैं ना, मतलब उसके पास कितने पैसे हैं? इस तरह की इस्तिलाह हमने एक बना ली है जी पैसा, लेकिन ये हमारी करेंसी है जिसमें रुपए और पैसे की इस्तिलाह यूज होती है, बट जनरली हम उसे कहते हैं। अच्छा जी, तो बता दें जी कि क्या सूरत हाल है इंटरबैंक मार्केट में रुपए की कदर में मुसलसल जी बताया जा रहा है इस्तेहकाम जारी है। अमरीकी डॉलर ₹1.49 सस्ता होकर $297.33 पर ट्रेड कर रहा है, और जबकि बैंक दरामद कुंदगान को LCs खोलने के लिए डॉलर $298.03 में फरोख्त कर रहे थे। 8 ट्रेडिंग सेशन में इंटरबैंक में डॉलर $9.77 सस्ता हो गया, और फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक ओपन मार्केट में डॉलर 300 से $301 में फरोख्त किया जा रहा है। तो 2 हफ्तों के दौरान ओपन मार्केट में डॉलर ₹28 सस्ता हो चुका है। Which is very good. और 28 सस्ता हो जाए इंशाल्लाह। ये 240 से क्या 140 पे, 140 से 40 पे, अब ये ज्यादा हो गया। चला जाए 60 पे, ₹1 पे आ जाए, है ना? कितना? ₹1 का $1 बराबर हो जाए। क्या बात है, हम ना चले जाए 1960s यूटोपियन वर्ल्ड में हम जी रहे हैं। मेरी तो देखिए ख्वाहिशें अच्छी रखनी चाहिए, ख्वाब ऊंचे देखने चाहिए। तो डॉलर जी गिर रहा है, हमारा रुपया जी उसके मुकाबले में मुस्तहकम होता जा रहा है, और सोचें कि 2 हफ्तों में ओपन मार्केट में डॉलर ₹28 सस्ता हो चुका है। चलें जी, आ जाएं जी। और एक चीज ये है कि ये तो होने से रहा, लेकिन हम टाइम ट्रेवल करके 1960s में चले जाते हैं या 50s में, जब डॉलर रुपए में इतना फर्क तो नहीं फिर था। आपके पास फोन नहीं होगा, ये गैजेट्स नहीं होंगे, फिर क्या करेंगे? कोई बात नहीं, डॉलर तो होगा ना। अच्छा जी, कराची की वेलकम बैक वंस अगेन जी। कराटे, वैसे कराटे की कभी आपने की है कोशिश? जी, मैंने ताइक्वांडो सीखा था, बिल्कुल सीखा था। और आज तब आजमाई की है किसी? बिल्कुल, मैं ग्रीन बेल्ट तक गया था। ओहो। आपको पता है व्हाइट, येलो, ग्रीन, ब्लू, रेड, ब्लैक होती है, ठीक है? व्हाइट, ब्लू, ग्रीन, यानी कि आप व्हाइट, येलो, ग्रीन, ब्लू, और बाकी इंडिगो भी बीच में डाल देते हैं, लेकिन व्हाइट, येलो, ग्रीन, ब्लू, रेड, ब्लैक, ये आगे क्यों नहीं कंटिन्यू किया? बस वो उसमें एक सिलसिला आ जाता है स्ट्रेचिंग का। तो फिर वो मैं उससे भागता था, तो फिर नहीं किया। मुझे वैसे बड़ा शौक था। दूसरा ये है कि मेरी नाक जो है ना खतरनाक थी, तो उस पे एक दफा किक्स लगी थी, बता चुके हैं मुझे। फिर ना मैं बॉक्सिंग में आगे जा सका और ना कराटे से भी पीछे हट गया। लेकिन आपके अंदर ये टैलेंट था, लाइक जी। अच्छा, मुझे बड़ा शौक था स्पेशली कराटे का, लेकिन बस नहीं सीख सकी, क्या वजूहात थी, व्हाटएवर। लेकिन आई डोंट नो, बस बिजी थी, लाइफ बचपन से ही बिजी थी मैं, तो मतलब इतना पढ़ाकू थी और सारी बचपन ना सही, 55 से पहले सीख ले। हाँ, बहुत पहले 55 से बहुत पहले में इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, तो हमारे जो मेहमान है ना, बेसिकली जो हमारा टॉपिक है उससे रेलेवेंट है। पहले हम लिख के बयान कर चुके हैं, हमारे बोलने से पहले हम लिख के बयान कर चुके हैं कि है क्या चक्कर, सब बता दो पहले से। एक बेसिकली कायम खानी साहब हैं, अब्दुल रहमान कायम खानी, ही इज अ कराटे चैंपियन माशाल्लाह, और बड़ी कामयाबी अपने नाम हासिल की, और तीसरे एशिया कराटे चैंपियनशिप में उन्होंने सोने का मेडल जीत लिया। फिर यहीं पे बस नहीं किया, इसी इवेंट की दूसरी कैटेगरी में चांदी का तमगा भी हासिल किया। फिर अब बात यह है कि इससे पहले भी इंटरनेशनल ओपन कराटे टूर्नामेंट में ब्रॉन्ज मेडल भी जीत चुके हैं। 3 मेडल्स हैं इनके पास, मतलब वो पहले जीत चुके हैं। इस एक इवेंट में उन्होंने 2 मेडल्स हासिल किए। जबरदस्त। तो जी हमारे साथ मौजूद है कराटे चैंपियन अब्दुल रहमान कायम खानी। बहुत बहुत मुबारक हो आपको अब्दुल रहमान, और माशाल्लाह यू सो यंग, आपने शानदार कामयाबी हासिल की। तो पहले तो बताइए, जब इस तरह की अचीवमेंट्स होती हैं तो कैसा महसूस होता है? जी खैर मुबारक। तो बस बहुत प्राउडफुल मोमेंट होता है, क्योंकि जब हम इतने सालों से प्रैक्टिस करते हैं, मेहनत करते हैं, उसके बाद जब अगर मेडल्स हमारे गोल्ड मेडल या सिल्वर जो भी होता है,
बहुत प्राउडफुल मोमेंट होता है और अपने पाकिस्तान के लिए हम जब गोल्ड मेडल लेते हैं तो बहुत प्राउडफुल मोमेंट होता है पाकिस्तान के लिए भी और हमारे शहर टंडोलियार के लिए भी और सिंध के लिए भी। अच्छा रहमान, कराटे तो जाहिर है कि एक बड़ा वसी रीज शोबा है। इसमें ताइक्वांडो भी होता है, कुंग फू भी होता है, वुशू भी होता है, न जाने क्या क्या होता है। आप क्या फॉलो करते हैं इसमें? हमारा जो कराटे है ओरिजिनल शोतोकान वही फॉलो करता हूँ, लेकिन मैंने ताइक्वांडो में भी एक दफा गोल्ड मेडल लिया है। बाकी फिर कराटे कंटिन्यू रखे तो ज्यादातर मेरे कराटे में गोल्ड मेडल है। ओके, जबरदस्त। टेल अस अबाउट योर जर्नी, लाइक कैसे आप इस तरफ आए, कैसे आपको इंटरेस्ट आपका डेवलप हुआ, फिर क्या क्या आप मराहिल तय किए आपने और आज माशाल्लाह आप इतने जबरदस्त आपकी अचीवमेंट्स हैं। ये बस शुरू में शौक इतना नहीं था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब कराटे सीखे, छोटी चैंपियनशिप जीती, फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़ी चैंपियनशिप खेलने का शौक हुआ। फिर एक जुनून था कि आगे जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करें और अपने टंडोलियार का नाम रोशन करें। तो रहमान, फिर मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप तक भी गया। शौक नहीं था तो फिर इस साइड पे आए कैसे? लाइक किसने डाला कराटे में कि जाओ जाके सीखो? डाला तो किसी नहीं था, मैं खुद गया था, लेकिन उस वक्त मुझे आइडिया नहीं था कि मैं इतनी आगे भी जा सकता हूँ। मतलब छोटा था उस वक्त बहुत, और हमारे एक सिटी में न्यू आया था कराटे, मैंने वहां से स्टार्ट लिया। तो आपने कहा चलो जरा ट्राई करके देखते हैं, लेकिन उससे पहले आपने किसी पे हाथ साफ किए? कराटे में कोई मुकाबला किसी से होता था? जरा हवा से तो फाइट करते होंगे आप, लेकिन आपने वैसे किसी पे तब आजमाई की बहन भाइयों फ्रेंड्स पे? नहीं, बहन भाई पे तो नहीं, किसी पे नहीं, बस उधर ही क्लब्स वगैरह में बहुत, लेकिन मुझे बाहर किसी से नहीं। अच्छा, दूसरा ये है कि अब आजकल ना बड़ा रिवाज हुआ है, बॉक्सिंग में लोग जाते हैं, फिर MMA में लोग जाते हैं और ज़्यादा देखते भी हैं। तो आपका इंटरेस्ट उस साइड पे है या आप इसी अपनी लाइन को फॉलो करते हुए इंटरनेशनल लेवल तक जाना चाहते हैं? ये बस उनमें भी इंटरेस्ट है, लेकिन जो ज़्यादा इंटरेस्ट है वो इसी लाइन में है कि इसी लाइन में आगे तक जाएं और आगे इंशाल्लाह इरादा है ओलंपिक तक भी इसी लाइन में जाएं। क्या बात है, ओलंपिक्स। अब्दुर्रहमान, आप अब ज़ाहिर इस फील्ड में हैं और ज़ाहिर है आपने माशाल्लाह मेडल्स भी जीत लिए हैं। क्या लगता है जो एकेडमीज़ हैं वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, उतनी आप लोगों को सपोर्ट मिलती है, उस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है जो ज़ाहिर जब आप इंटरनेशनल मुकाबलों में देखते हैं जो वहाँ के प्लेयर्स को होती है? जी, उस तरीके की फैसिलिटीज तो हमें नहीं मिल पाती, इसी वजह से पाकिस्तान के बहुत से प्लेयर्स आज इतनी पीछे हैं। अगर हमें वैसी फैसिलिटीज मिले और अगर हमारे वैसे ट्रेनर्स मिले तो हम आगे और बहुत पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं ओलंपिक में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में। और अगर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सपोर्ट मिले तो आगे जाके बहुत प्लेयर्स, हर पाकिस्तान के हर सिटी में, हर सूबे में बहुत ऐसे प्लेयर्स छुपे हुए हैं, बहुत टैलेंट छुपा हुआ है, लेकिन अगर गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करे तो वो आगे जाके पाकिस्तान का बहुत जगह नाम रोशन कर सकते हैं। चले, थैंक यू सो मच जी अब्दुर्रहमान कायम खानी, अल्लाह इसी तरह पाकिस्तान का करे भाई, जबरदस्त। अच्छा, यहाँ पर एक खबर आपको दे दें, हम आपको बता रहे थे कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत में साइफर केस, और फिर ये है कि अबूरी जमानत दरख्वास्त पर समाअत हुई और अब ये है कि फैसला सुना दिया जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने। अच्छा। क्या सुनाया है? जमानत मंजूर कर ली गई है। मजीद बता रहे हैं हुसैन अहमद चौधरी जी। साइफर केस में अहम पेशरफ्त हुई है और चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के अलावा असद उमर इस केस में नामजद चुके थे, उनको भी जो है वो पहले से जो है वो बुलाया गया था तफ्तीश के लिए, वो पेश भी हुए थे। उसके बाद ये केस चल रहा था, ताहम असद उमर की हद तक जो है वो फैसला सुना दिया गया है। असद उमर को बड़ा रिलीफ मिला है। साइफर केस की समाअत में असद उमर की जमानत कंफर्म कर दी गई है, उनकी जमानत मंजूर कर दी गई है और 50,000 के मुचलके जो है वो जमा कराने की हिदायत की गई है। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने ये फैसला सुनाया है। इस दौरान FIA के जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे शाह खावर वो अदालत में पेश हुए। उन्होंने कहा कि अभी इस स्टेज पर फिलहाल असद उमर की गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है। इस बयान की रोशनी में ही अदालत ने फैसला सुनाते हुए असद उमर की जमानत मंजूर की है और जमानत जो है वो साइफर केस में कंफर्म कर दिया है। दूसरी जानिब चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की जमानत का मामला अभी पेंडिंग है और अभी वकील सलमान सफ्तर के दलाइल जारी हैं और उसके बाद इम्कान यही है कि चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की जमानत पर भी फैसला आज शाम तक आ जाएगा, क्योंकि जो फाजिल जज है उन्होंने 2 बार वाजे किया है कि वो आज हर सूरत इस केस को निपटाएंगे। जी ठीक है हुसैन अहमद चौधरी, थैंक यू सो मच। कराची से खबर शामिल करेंगे। कराची से इंतहाई दिल खराश ये वाकया रोनुमा हुआ है। बफर जोन का इलाका है जी, सखी हसन के करीब फायरिंग से
जख्मी 7 साल की बच्ची हुई और फिर वो अस्पताल में दम तोड़ गई। मरियम नाम बताया जा रहा है। मरियम गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी थी कि अचानक से फायरिंग का वाकया हुआ, गोली उसके सर में लगी और मुमकिन तौर पर जी अब ये कहा जा रहा है कि पुलिस लाइन में है कि ये फायरिंग का वाकया क्या था। अफजल खान से जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है। अफजल, इससे ज्यादा नागहानी कोई नहीं हो सकती कि आप सोचें कि मासूम बच्ची गाड़ी में बैठी हो, कोई लेना देना ना हो। अभी वो अमल वाला वाकया हमारे जहन से नहीं उतरा, उसके बाद कितनी लेजिस्लेशन हुई, क्या क्या नहीं हुआ, और यहाँ पर ये बड़ा ही नाखुशगवार और दिलखराश वाकया है। इससे मुतालिक हमें मजीद बताइएगा, ये कब पेश आया था, हुआ क्या उसके बाद? जी देखिए, इंतहाई अफसोसनाक वाकया है। मरियम साकिब को उसका वालिद साकिब सुबह स्कूल छोड़ने के लिए निकला था। गाड़ी की पिछली सीट पर ये बच्ची बैठी हुई थी और नागन से सखी हसन की जानिब जाते हुए जैसे ही ये बफर जोन के करीब फ्लाईओवर पे चढ़ने लगे हैं, इस दौरान बकौल इसके वालिद के फायरिंग की आवाज आई है और उन्होंने मुड़ के देखा है तो पिछली सीट पर जो है वो उनकी बेटी को गोली लगी थी, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हालत में खून में लथपथ गाड़ी की पिछली सीट पर मौजूद थी। जिसके बाद उन्होंने फौरी तौर पर बच्ची को करीबी निजी अस्पताल लेकर गए, ताहम वहां पहुंचने तक बच्ची जो है वो जांबर न हो सकी। अब इसकी जो मरियम साकिब की लाश है उसको ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए अब्बासी अस्पताल लाया गया है, जिसके बाद अब्बासी शहीद अस्पताल जब लाश आई है उसके बाद पुलिस जो है वो अस्पताल में पहुंची है और इसके वालिद से मालूमात हासिल कर रही है। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई तौर पर यही पता चला है कि जिस रूट से ये गाड़ी में आ रहे थे उसकी दूसरी जानिब दो मुसल्लह मुल्जिमान के दरमियान फायरिंग का तबादला हो रहा था और मरियम उसकी जद आई, जिसके नतीजे में उसकी मौत वाक़ई हुई है और पुलिस को वहां पे पुलिस मौजूद नहीं थी। बच्ची की जान चली गई। बच्ची पिछली सीट पे बैठी थी। यूं वालिदैन अपने बच्चों को पिछली सीट पे इसलिए बिठाते हैं कि वो सेफ रहें, वो महफूज रहें, वो उन्हें अपने साथ पैसेंजर सीट पे नहीं बिठाते। लेकिन आप देखें किसी की मासूम बच्ची चली गई, उससे पहले भी ये वाकयात कराची में होते रहे कि इस तरह की अंधी गोलियों का यहाँ तो लोग या तो गटर में गिर के मरते हैं, मोबाइल फोन छीने तो वो आपको मोबाइल लेके भी मार के चले जाते हैं, नहीं तो अगर आप फिर भी इन सब चीजों से महफूज हैं तो अंधी गोली का आप निशाना बन जाते हैं। दिस इज द सिचुएशन ऑफ दिस सिटी। यानी कि जीना यहाँ पर बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है और ऐसे में कहा जाता है कि जी फिर बात करते हैं कि जी पॉजिटिव बात। ऐसी सिचुएशन में कैसे पॉजिटिव बात करें? यानी कि आप सोचें कि हम रिलेट कर सकते हैं जो कि बच्चों वाले हैं कि आप अपने बच्चों को किस तरह से तैयार करके किस उम्मीद के साथ उनको स्कूल लेके जा रहे होते हैं। अगर ऐसा ही होता तो फिर बच्चों को घर बिठा दिया जाए, अगर महफूज ही इतना करवाना है, क्योंकि बाहर तो कोई अपनी गाड़ी में बैठे हो अगर गोली लग जाए तो इससे ज्यादा क्या हो सकता है बदकिस्मती। तो बहरहाल अफसोसनाक सूरत हाल है। ये इसका तदारुक क्या होगा? मुझे लगता है ये कह दिया जाएगा जी मालूम नहीं कहाँ से गोली आई, जी ऐसे ही लिखी थी मौत, क्या कर सकते हैं, इस तरह की बातें करके जी इस पर आगे नहीं बढ़ा जाएगा। हम ये पूछना चाहते हैं जब अमल का वाकया हुआ था बड़े वादे उसके बाद बड़ी बातें की, अमल के साथ भी यही हुआ था, ऑलमोस्ट यही वाकया हुआ था। इस पे का हम फॉलो अप रखेंगे। हमारे जो नुमाइंदे, थैंक यू सो मच अफजल, हमें आगाह कर रहे थे। खबर आपको दे दें जी, और यह है कि रावलपिंडी की जिला इंतजामिया ने मंगल को जिले की तमाम तहसीलों में जखीरा अंदोजों से जब्त की गई चीनी को 150 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त करने के लिए सेल पॉइंट्स कायम कर दिए हैं और इंतजामिया ने 21 गोदामों पर छापे मारकर 50 किलोग्राम के 2300 से ज्यादा थैले कब्जे में लिए थे। हुकूमत ने 13 गोदाम भी साथ में सील कर दिए और इंतजामिया कहती है कि इन गोदामों से ली गई जो चीनी है वह तहसीलों एतवार बाजारों में कायम जो सेल पॉइंट्स हैं वहां पर 150 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त की जा रही है। जी, तो बाबर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। बताइएगा बाबर। देखिए, रावलपिंडी में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 52 अफराद जो हैं वो डेंगू के वायरस में तस्दीक हुई है और मजमूई तौर पर 534 अफराद जो है इनकी तादाद हो चुकी है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में 55 है और इसके साथ बेनजीर भुट्टो में 16 और दीगर अस्पताल, इसके अलावा जो निजी अस्पतालों का डेटा लदा है
कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली छठा और डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी हसन बकार चीमा की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर फॉगिंग भी करवाई जा रही है और विजिट भी किया जा रहा है, और जो इसके खिलाफ इकदाम किए जा रहे हैं सदबाब के लिए डेंगू के, उनके खिलाफ जो कानून के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ भी इकदाम किए जा रहे हैं। यूं रावलपिंडी में मौसम का पहले बेहतर मौसम था, लेकिन अब एकदम से गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने के बाद इसकी डेंगू की अफजाइश में बहुत ज्यादा तेजी से इजाफा हो रहा है और ये खतरनाक है। और इसी खतरनाक सूरत हाल पर जिले इंतजामिया जो है वो अलर्ट है, और अस्पतालों के अलावा जो महकमा हेल्थ की टीमें हैं मुख्तलिफ इलाकों में विजिट भी कर रही हैं और डेंगू के लार्वा को जहां से बरामद होता है वहां पे कार्रवाई भी कर रही है। यूं रावलपिंडी में डेंगू का खतरा जो है बढ़ रहा है। अच्छा बाबर, हम यहाँ पे चीनी जो जब्त की गई है और 150 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है सेल पॉइंट से, उस हवाले से आपसे जानना चाह रहे थे। ठीक है, थैंक यू सो मच बाबर। आई थिंक हमें नहीं सही से सुन सके और चलें इसकी भी अपडेट दे देते हैं बहरहाल। लेकिन बेसिकली दैट इज अ कंसर्न एज वेल, लेकिन मैं उस खबर से अभी तक नहीं निकली हूँ। मरियम वाली बच्ची की खबर, मतलब दिस इज सो डिस्टर्बिंग एंड आई डोंट नो इस पे रिएक्शन बनता है। जो भी हुकूमत है, निगरान हुकूमत, इंतजामिया, उनको कोई ना कोई आगे बढ़ के जी लोगों की जिंदगी को महफूज बनाने के स्टेप्स लेने चाहिए। तो चली गई, शी विल नेवर बी बैक। अमल भी इसी तरह से चली गई थी, कितनी अजियत। 4 साल बाद भी उनके वालिदैन से जब हम मिले थे तो क्या उनके चेहरे पे अजियत थी, क्या वीरानी थी अपनी बच्ची को लेके, कितना फाइट किया उन्होंने उसके बाद भी। लेकिन आज भी वही सिलसिला उसी तरीके से, वही अंधी गोलियां, वही फायरिंग, वही पुलिस की लाइलमी। हाँ, ये पता होगा पुलिस को कि किसका रूट कहाँ पर लगा है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मैंने आज सीने चढ़ा ली है। हाँ। और ऐसा मैं इसलिए करती हूँ जब या तो खाना पकाना होता है या फिर लड़ाई करनी होती है या केक। कौन कह रहा है केक मुझे अब बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। अब तो सर्दियां आने वाली हैं, सर्दियों में केक और महंगा हो जाएगा। मेरे जब तक गला ठीक नहीं होगा केक नहीं बनेगा क्योंकि उसमें क्रीम होती है। वो कभी सही नहीं होगा। नहीं, हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छी दुआ, कश्मीर की आज़ादी से पहले अच्छी दुआ देनी चाहिए, शिफा की दुआ। अच्छा जी, शिफा की दुआ। मैं बहाने कर रही हूँ यार, मतलब बस करते हैं यार, समझा करें। अच्छा, अल्लाह आपको शिफा नसीब करे। आमीन सुमा आमीन। अच्छी सेहत की जब हम बात करते हैं उसके लिए केक खाना बुरी बात है। केक खाने से आप मोटे होते हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ कि आप एक बैलेंस डाइट खाएं जिसमें केक तो बिल्कुल भी शामिल नहीं है। और अगर आप केक खाएंगे तो आपका वजन बढ़ेगा। केक के शौकीन है तो आपका ज्यादा वजन बढ़ेगा, उसके लिए आपको वर्कआउट करना जरूरी है। अब मसला ये है कि हमारे मुल्क में ये कल्चर नहीं है कि सुबह सवेरे उठें, वॉक पे जाएं, जॉगिंग पे जाएं। और खवातीन अगर वॉक पे और जॉगिंग पे अपने अपने इलाकों में चले जाएं तो अल अमान अल हफीज, इतना लोग उन्हें ताड़ेंगे। नहीं, ऐसे नहीं होता। अब तो नहीं होता, अब तो लोगों को आदत नहीं करते हैं लोग ऐसे। और जब तक आप अपने घर नहीं चले जाएंगे आपको वो इतना अनकंफर्टेबल कर देंगे कि आप कहेंगे मैंने अब बाहर जाके जी ना मैंने जॉगिंग करनी है, रनिंग तो बहुत दूर की बात है। अच्छा जी, अब घर में घर की जिम्मेदारियां भी हैं, ठीक है, उसके बाद जिम भी बहुत दूर है, घर के आसपास के इलाकों में वो जिम नहीं जहां आप जाना चाहते हैं, तो क्या करें? घर में एक्सरसाइज कैसे की जाए, या घर में वो कौन सी एक्सरसाइज है जिससे करके आप वजन कम कर सकते हैं, बॉडी को शेप में रख सकते हैं, या आप अपने आप को थोड़ा एक्टिव रख सकते हैं? राउंड इज आल्सो अ शेप। यस, नहीं आप एक्चुअली देखें, मैंने ये देखा है एक्सरसाइज करके आपका जो मेंटल स्ट्रेस है वो भी कम होता है। दूसरे, आप फिट रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। वरना आप लेथार्जिक फील करते हैं और आप हर वक्त टायर्डनेस और फटीग फील करते हैं। जी तो जी, इसके लिए क्या इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ बातें करते हैं कंपेयर टू इट्स ऑल अबाउट मोटिवेशन कि मोटिवेशन बहुत जरूरी है। अच्छा, मैं एक चीज पे रुक गया था बिफोर कि वी टॉक टू रुमैसा जो कि हमारे साथ इस वक्त माशाल्लाह स्टूडियोज में मौजूद हैं। मैं कह रहा था कि देखिए किसी जुमले को हमने, उर्दू माशाल्लाह इतनी अच्छी जुबान है, अब ये कहती हैं, अगर ये कहती हैं कि बाहर जब ख्वातीन जाती हैं तो लोग देख रहे होते हैं। अच्छा, सदफ ने अपनी वोकैब से वो लफ्ज निकाला, ताड़ना। अब ये नेशनल प्रॉब्लम है, ताड़ना। अब आप सोचे कि हम सामने देखें तो हम कैमरे को ताड़ रहे हैं, कितना बुरा लगेगा। नहीं, ताड़ना जो होता है वो कंटिन्यूसली देखना होता है, टिकटिकी बांध के देखना, टिकटिकी बांध के। और आप यूं चल रहे हैं आप पीछे मुड़ के देखें तब भी वो आपको देख रहा होता है इंसान। तो बहरहाल हम टॉपिक पे आते हैं। रुमैसा रमीज हमारे साथ मौजूद हैं। मैं थोड़ा सा अपना कतारसिस कर रही थी। रुमैसा, मुझे ये बताएं कि ये जिस तरह से सदफ बात कर रही हैं, ये अब थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है या अभी तक वही चल रहा है? ये जो सिलसिला खवातीन के लिए बाहर निकलना, जॉगिंग करना, या इवन जिम्स वगैरह में ये मुश्किल होती है खवातीन को?
थोड़ा होती है सबके साथ। ये है कि प्रॉब्लम्स होते हैं फैमिली, और जो हाउस वाइफ्स हैं वो तो कहती नहीं हमारे पास टाइम ही नहीं है, 1 आवर भी अपने आप को नहीं दे सकती जिम के लिए। तो हाँ, ये घर पे भी आप लोग कर सकते हैं। मियाँ इजाजत ही नहीं देगा कि बाहर क्यों जा रही हो, घर में एक्सरसाइज करो। बिल्कुल, घर में भी आप कर सकते हैं। और आपके डेली जो है ना, आपके 10 के स्टेप्स होने चाहिए, वो आप ब्रिस्क वॉक के थ्रू करें जिससे आपका थोड़ा हार्ट रेट हाई हो। तो घर की स्पेस इतनी सी है, आप कैसे ब्रिस्क वॉक? अगर छत पे कर सकते हैं, आप वॉक कर लें। अगर आपको जिम अलाउ नहीं है या आप जिम नहीं जा सकते तो आपने रात का खाना वगैरह खाया है, थोड़ा बहुत टाइम उस वक्त तो होता है कि जो हाउस वाइफ है अपने बच्चों को सुला के, तो वो 10 के स्टेप्स कर सकती हैं। थोड़ा दिस इज इंटरेस्टिंग। हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। आपने कहा क्योंकि खवातीन पे जिम्मेदारियां होती हैं, बच्चों को सुबह स्कूल भेजना है, खाना बनाना है, खाना खिलाना है, फिर सुलाना है, फिर इनको ट्यूशन वगैरह। बिल्कुल, उनके पास रात में टाइम है, तो रात में कर सकते हैं एक्सरसाइज। बिल्कुल, रात में कर सकते हैं। टाइम देखिए, आप जो आपके लिए कन्वीनियंट है ना, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये नहीं है, ये हमारे मिथ है कि हम मॉर्निंग में ही वर्कआउट करें। तो जो हाउस वाइफ हैं बिजी होती हैं तो वो कर सकती हैं। और अगर आपके घर में स्टेयर्स हैं तो स्टेयर्स पे बहुत अच्छे वर्कआउट्स होते हैं, स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि मकसद होता है आपका हार्ट रेट हाई करना, आपका हार्ट रेट हाई करना, आपकी कैलोरीज बर्न हो। और घर के काम, कहते हैं ना कि घर के काम करें आप एक्टिव रहेंगे। घर के काम में और वर्कआउट में बहुत डिफरेंट। झाड़ू पहुंचने तक कैलोरीज बर्न होती होंगी। आप एक्टिव हैं, आपको एक्टिव रहना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि 1 आवर वर्कआउट करते हैं जिम में, वो फिर वो पूरा दिन लेटे रहते हैं, वो भी गलत है। तो आपको एक्टिव रहना चाहिए पूरा दिन। वर्कआउट आप घर में करें, स्क्वाट्स हैं, काफी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं, मैं यहाँ भी बता नहीं सकती। If you want to, if you feel like doing it, तो हाई नीज है, मैं बता देती हूँ। चले, why not? हाई नीज है, जंपिंग जैक्स हैं, आप लोग ये सारी एक्सरसाइज बहुत, उससे थोड़ा आपका हार्ट रेट भी हाई होगा। आप सॉन्ग लगा के कोई थोड़ा एरोबिक्स वगैरह भी कर सकते हैं। हाई नीज ये इस तरह है, ये आपको that you can do like ग्रेजुअली आपको थोड़ी स्पीड बढ़ानी है अपनी। और इसके आप 20 रेपिटेशंस करें, 4 सेट्स इसके कर सकते हैं, बॉडी को वार्म अप करें। हाँ, जंपिंग जैक्स हैं ये बहुत कॉमन एक्सरसाइजेज हैं जो मोस्टली हम लोग बता रहे होते हैं, ये कर सकते हैं आप। स्क्वाट्स है, ये फॉर लोअर बॉडी, ये बेस्ट एक्सरसाइज है आपकी लोअर बॉडी को टोन करने के लिए। आप इस तरह स्क्वाट्स कर सकते हैं, लाइक दिस 1। और इसके लिए आपकी फॉर्म बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली, आपकी फॉर्म बहुत अच्छी होनी चाहिए। और आफ्टर प्रेगनेंसी खवातीन का मसला थोड़ा सा होता है, उनका एब्डोमेन का मसला होता है, स्टमक का, तो ये वाली एक्सरसाइज उनके लिए बेस्ट है। आप फॉरन नहीं, आफ्टर 3 मंथ्स, प्रेगनेंसी के आफ्टर 3 मंथ्स आप कर सकते हैं। और देखिए, ये फ्रंट किक्स हैं, ये लोअर बेली के लिए भी अच्छा है और आपके लेग्स के लिए भी अच्छा है। इस तरह आप फ्रंट किक्स करेंगे, इसके भी ईच साइड 20-20, फिर ग्रेजुअली आप ज्यादा मैटर करते हैं या सेट्स? सॉरी, रेपिटेशंस मैटर करती हैं या सेट्स? रेपिटेशंस और सेट्स देखिए अकॉर्डिंग है आपकी। जैसे अगर आप 4 सेट्स कर रहे हैं उसमें 15 रेपिटेशंस कर रहे हैं, और अगर आप 3 सेट्स, तो दोनों ही मैटर करते हैं। तो आप आहिस्ता आहिस्ता आपको बढ़ाने, जैसे आप एक वीक आपने 15 रैप्स करे, फिर आपको बढ़ाना है थोड़ा, क्योंकि एक ही आप करते रहेंगे तो फिर उतना फर्क नहीं आता। तो आपको ग्रेजुअली अपने रेपिटेशन। हम जिम जाते हैं तो एक लेग डे होता है हमारा, इसी तरीके से डिफरेंट डेज होते हैं, तो हम घर में ऐसे स्केड्यूल बना सकते हैं अपना? बिल्कुल, घर में बना सकते हैं। और अगर उनके पास टाइम नहीं है तो मैं कहूँगी ट्रेनर, आप ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी ले सकते हैं। क्योंकि मैं कहती हूँ पोस्चर आपका बिल्कुल अच्छा करेक्ट होना चाहिए। अगर आप घर में खुद से एक्सरसाइज करेंगे यूट्यूब से देख के, तो आपको ये कि कोई देखने वाला नहीं है, आपके पास ट्रेनर होना जरूरी है। तो आप आधा घंटा 1 आवर की क्लास ले सकते हैं, पर्सनल ट्रेनिंग। अच्छा, ये पर्सनल एक्सपीरियंस भी है मेरा कि वो बहुत फर्क होता है, बहुत फर्क है। आप खुद से मोटिवेट नहीं होते, आपका जो ट्रेनर है वो आपको मोटिवेट भी करता है कि आपको करना है। वरना हाउ टू फाइंड ऑनलाइन ट्रेनर? ऑनलाइन ट्रेनर बहुत सारे, मैं भी अच्छा, ऑनलाइन ट्रेनिंग में आप उस तरह से बता सकते हैं या उस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, हम लोग काफी करते हैं। हम लोग इंटरनेशनली भी ट्रेनिंग्स करवाते हैं, ये आपके ट्रेनर पे डिपेंड करता है। तो वो आपको मोटिवेट कर रहा होता है व्हाट्सएप के थ्रू, और आपकी डाइट, आपको रोजाना आपकी पिक्चर्स ले रहा होता है। तो ये होता है आपके ऊपर है। ओवरवेट से मोटिवेट तक का सफर। अच्छा, शोल्डर का खवातीन जो है ना, काम कर करके फिर वो घर में ऐसा पोस्चर, तो थोड़ी सी ना हंच इस तरह का हंच बैक जो होता है, सही। उसके लिए आपको मैं बताऊंगी एक्सरसाइजेस लाइक दिस तरह कर सकते हैं। वेट से थोड़ा आपके पास, मेरे पास बॉटल्स नहीं है, वरना इस तरह लाइक दिस 1 kg के होते हैं ना? हाँ, 1 kg के आप डंबल्स ले लें या 2 kg के। इस तरह आपको साइड लेटरल्स करने हैं, फ्रंट रेजेस हैं, काफी सारी एक्सरसाइजेज हैं। तो यहाँ जो आपके अक्सर जो गोश्त होता है, हाँ, इस तरह आपको आर्म सर्कल्स इस तरह लेके जाना है। अच्छा, एक एक्सरसाइज हमेशा एक ये भी होती है, जैसे ये जो हंच के लिए कि आप दीवार के साथ कोहनियाँ लगा के उसको यूं करने की कोशिश करें, उससे डज दैट हैव एन इफेक्ट?
बिल्कुल एक्सरसाइज के कि दिन ये जो जगह है ना इसको सेट करने की कोई भी चीज आप ज्यादा कंसिस्टेंसी से करेंगे तो ये आपको फर्क पड़ेगा। आपने 1-2 दफा करके छोड़ दिया तो ऐसा नहीं होगा। तो आपको एटलीस्ट 1 मंथ 3 मंथ प्रॉपर वर्कआउट फॉलो करने हैं घर में, तो उससे आपको एग्जैक्टली फर्क पड़ेगा। और ये पुशअप्स होते हैं वो मैं अभी करके नहीं बता सकती, वो भी बेस्ट एक्सरसाइज है फॉर ये बैक हिंज के लिए, अपर बॉडी के लिए। जिनसे अगर स्क्वाट्स ना होते हो वो कुर्सी की मदद भी ले सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं वो, आप दीवार की मदद भी ले सकते हैं? दीवार की मदद भी और सपोर्ट से भी कर सकते हैं। जैसे आपने होल्ड कर लिया दीवार को और इस तरह हमने इजीली कर लिया बैठ के ना। चलें चलें, थैंक यू सो मच रुमैसा, यू कैन सिट नाउ। और थोड़ा सा हम जरा डाइट बता दें, क्या ख्याल रखें? कुछ भी खा लेते हैं, बच्चों का छोड़ा हुआ भी खाना खा लेती हैं? नहीं, वही तो सबसे ज़्यादा वेट गेन करता है। डाइट में देखिए हमने सारी चीज़ें लेके चलनी है, मैक्रो भी और माइक्रो भी। मैक्रो में हमारे प्रोटीन, कार्ब्स और फैट आ जाते हैं। हमारे ब्रेकफास्ट ऐसा होना चाहिए जिसमें प्रोटीन भी हो, कार्ब्स भी हो। यानी प्रोटीन हमें एग से मिल गया, कार्ब्स हमारे ओट्स है, ब्राउन ब्रेड है, तो ये आपने ले लिया। दोपहर में फिर आपने जो है वो क्या कहते हैं सैंडविच बना लिया या सैलेड ले लिया, चना सैलेड्स हो गई हैं। सैलेड इज बेस्ट है। तो रात में फिर आपने ये है कि हाफ राइस ले लिए, 7 to 8 टेबल स्पून आपने राइस, यानी लोग कर लेते ना फुल अपनी प्लेट भर लेते राइस से, सारे उसमें कार्ब्स डाल लिए। तो हमें अपनी प्लेट को जो है ना वो पोर्शंस में बनाना है जिसमें आपकी हाफ कार्ब्स हो, हाफ प्रोटीन हो और इसमें थोड़ा सा सैलेड ऐड करेंगे, फाइबर भी ऐड हो। तो ये इस तरह आपकी प्लेट बनेगी। थैंक यू सो मच रुमैसा फॉर बीइंग विद अस। बड़े जबरदस्त मशवरे दिए रुमैसा ने। वी लव यू जी। तो अब क्या है, चल अब इजाजत चाहने का वक्त आ गया। मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ सदफ अब्दुल जब्बार। मैं भी आपसे इजाजत चाहती हूँ, नाज़रीन से भी इजाजत चाहती हूँ। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी जोश जज्बे के साथ और बहुत सारी अच्छी टिप्स के साथ, हेल्थ और आपकी क्या कहना चाहिए सेहत से मुताबिक। हम दोनों बोलते रहते हैं, इनका माइक बंद करो। अल्लाह हाफिज़।